से विरल भाई के एक द्रव्य के परिचय के साथ अपने व्याख्यान की शुरुआत करते हैं। इसी तरीके से रहेगा। और आज के व्याख्यान के कोऑर्डिनेटर के रूप में मैं डॉक्टर हार्दिक चुडासमा को आमंत्रित करती हूँ। आपने अंडर ग्रेजुएशन की पढ़ाई बड़ौदा विश्वविद्यालय से बड़ौदा महाविद्यालय से करी और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई शरीर क्रिया विभाग से राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान से की है। वर्तमान में आप राजकोट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। आपका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। ओवर टू यू डॉक्टर हार्दिक। थैंक यू मैडम, धन्यवाद। आप सभी का विश्व आयुर्वेद परिषद एनआईए ब्रांच जयपुर द्वारा है ना आयोजित कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन के इस अविरत व्याख्यान माला में सभी आदरणीय व्यक्तियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हम धन्वंतरी वंदना से करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि हम सब साथ मिलकर भगवान धन्वंतरी जी की वंदना से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरेर वन्दितपादपद्मं लोके जरारोगभयमृत्युनाशं धातारमीशं विविधौषधीनां च व्योमवातावनिवारिवहनिं पंच प्रपञ्चात्मकदेहभाजं सन्तापसम्पातजराज्वरान्तं नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम्। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि पिछले 2 व्याख्यान से होता आया है, इसी तरह से हम शुरुआत एकल औषध द्रव्य का परिचय से करेंगे। तो इस परिचय के लिए मैं द्रव्य गुण विज्ञान के निष्णांत डॉक्टर विरल भाई शाह सर से निवेदन करूंगा कि वो आए और आज एक नए विषय पर हम सबको अनुग्रहित करें। डॉक्टर विरल भाई शाह सर। नमस्कार। नमस्कार सभी आदरणीय अध्यापकगण, सभी वैद्य मित्र। पहले पिछले 2 हफ्तों से हमें द्रव्य गुण का द्रव्यों का परिचय करा रहे हैं। सबसे पहले हमने कपिकच्चू का बेहतरीन उपयोग रेफरेंस चरक संहिता में से बताया था कि कपिकच्चू एक्सटर्नल यूज कॉमा में काम कर सकता है, ऐसा चरक संहिता का रेफरेंस है और इसका एक अनुभव भी है, लिया गया है। उसके बाद कंठकारी का बेहतरीन उपयोग हमने बताया था लास्ट टाइम। कंठकारी बेहतरीन काम करती है, काश श्वास पल्मोनरी डिसीज में, हार्ट डिसीज में उपयोगी है। पथ्य पालन साथ में हो तो बहुत अच्छा काम करती है। आयुर्वेद में पथ्य पालन बहुत जरूरी होता है। एक ट्रीटमेंट थेरेपी का एक फाउंडेशन है, जैसे मकान के नीचे फाउंडेशन होता है और उसी के आधार पर मकान खड़ा रहता है, उसी तरह से एक ट्रीटमेंट का एक पार्ट होता है पथ्य पालन। अभी एक रिसेंटली कैलिफोर्निया से एक पेशेंट का फोन आया था कि अभी रिसेंटली उसको चेस्ट में थोड़ी लैम्प ग्लैंड एनलर थी और कुछ सर्जरी कराई है, लेकिन उसको डाइट क्या दे रहे हैं? तो डाइट में अंदर उसको चीज दे रहे हैं, बटर दे रहे हैं, मकई की चीजें दे रहे हैं, ब्रोकोली का सूप दे रहे हैं, वटाणा की चीजें दे रहे हैं, तो ये मटर की चीजें दे, लेकिन वहाँ पे इस तरह के आहार दे रहे हैं जिससे जठराग्नि डिस्टर्ब हो जाए। हमारे यहाँ क्या लघु आहार की कल्पना की गई है। जठराग्नि को उपयुक्त मूंग का यूज है, यवागु है, पका मूंग है, ऐसी व्यवस्था की गई है। तो इस तरह से पथ्य पालन करते हैं तो कंठकारी और अच्छी तरह काम करती है। कंठकारी का एक अच्छा एक उपयोग हमने रेफरेंस सुश्रुत संहिता में से बताया था कि वो मूत्र संस्थान पर भी बेहतरीन काम करती है और खास तौर पे बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी में भी बहुत अच्छा काम करती है। अन्य द्रव्यों के साथ उसका उपयोग करना चाहिए, तो बहुत सारे वृद्ध लोगों को, वृद्ध पुरुषों को काम आ सकती है। टेम्सुलोसिन से हालत पेशेंट की खराब हो जाती है, ऐसे मसल रिलैक्सेंट बार बार लेने नहीं चाहिए, इससे
शरीर के अन्य मसल्स की टाइटनेस चली जाती है। तो एक प्रोस्टेट में भी हम हो सके इतना सर्जरी को अवॉइड करना चाहिए और इस तरह की वनस्पति लेना चाहिए। आज बिल्कुल अभी विशाखा का नक्षत्र चालू हुआ है दोपहर 2:03 के बाद। सुबह में स्वाति नक्षत्र था। इस नक्षत्र में ये हो सके तो वनस्पतियां तोड़नी नहीं चाहिए। राहु काल में वनस्पतियां तोड़नी नहीं चाहिए। आज 10वीं तिथि है, कल एकादशी होगी और अब हम थोड़े थोड़े हम अमावस के पास आ रहे हैं। तो ज्यो ज्यो अमावस और अमावस के आसपास चंद्र का बल कमजोर हो जाता है, तो उस समय हो सके तो वनस्पति तोड़नी नहीं चाहिए। कई आवश्यक काम हो तो वनस्पति तो ले सकते हैं, अदरवाइज लेनी नहीं चाहिए। जितनी जरूरी है उतनी वनस्पति तोड़नी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ संस्कृति में जितना खाना खाना हो, खाना खाते हो तो बचा कर नहीं रखना चाहिए, वैसे ही वनस्पति को और जितना जरूरी है ऐसा ही लेना चाहिए। वनस्पति को अननेसेसरी इंजरी नहीं करना चाहिए, उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए, वो भी एक पाप कर्म माना गया है हरित संहिता में। और कई प्रकार के पाप कर्म से मल्टीपल वुंड्स, ऑर्गन फेलियर, ऑर्गन डैमेज हो सकता है, ऐसा हरित संहिता में लिखा गया है। आज की एक वनस्पति है, आज हमने गोक्षुर लिया है कि अभी वनस्पतियां की सीजन चल रही है, तो गोक्षुर अभी बहुत अच्छी तरह से हो रहे हैं। तो गोक्षुर के बारे में कुछ बात करेंगे। उसका लेटिन नाम है ट्रिब्यूलस टेरिस्टरिस। और ट्रिब्यूलस का मतलब होता है कि हैविंग 3 साइड्स, और टेरिस्टरिस मींस ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड में वो फैला हुआ होता है। उसका एक उसका एक पर्याय है कि स्वादुकंटक, मधुर किया गया। उसका मतलब ये हो सकता है उसके अंदर कोई अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज हो सकती है। वैसे भी उसमें ग्लाइकोसाइड्स और कई प्रकार के स्टीरॉइड्स पाए जाते हैं। उसका एक पर्याय है चाणुद्रुम, चने जैसे पत्ते होते हैं, और फ्लावर्स उसके येलो कलर के होते हैं। उसके स्टेम होते हैं, इसके ऊपर एक वर्टिकल लाइंस होती है। इस तरह से ये जो होते हैं उसको ये ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने से उसमें से बहुत अच्छी तरह से लाइंस वर्टिकल दिखी जाती है और हेयर्स दिखे जाते हैं, बहुत अच्छी तरह से उसकी देखी जाती है। ये सभी प्रकार के ये गोक्षुर है, इस तरह के हैं। ये गोक्षुर के जो फ्रूट होते हैं, एक गोक्षुर के आपको दिखा दिए। एक गोक्षुर के फ्रूट है, उसके 5 खंड होते हैं। ये 5 खंड होते हैं, उसको इस तरह से कूटा जाता है। उसकी परीक्षा करने के लिए इस तरह से कूटोगे तो ऐसे कूटोगे तो उसमें से 5 पार्ट निकलेंगे। ऐसे फ्रूट के 5 निकलेंगे, और हर एक के अंदर ऐसे से 2 बड़े शार्प कंटक निकलेंगे, जो 2 ऊपर की तरफ जा रहे हैं, 2 छोटे छोटे कंटक है नीचे की तरफ जाते हैं। और उसका जैसे कपी कच्चू स्पर्श करने में दुस्पर्श आए, ऐसे ही ये दुखदायी, तुरंत ही पेन करता है, बहुत जबरदस्त पेन होता है। ये खेतों में जाते हैं और पेन होता है तो कई दिनों तक उसका पेन लगता है। तो ये इस तरह से इसका कंटक रहता है। ये गोक्षुर है, उसकी वर्षा ऋतु में उसकी सीजन चालू हो जाती है, और अक्टूबर और नवंबर में थोड़ा अप रहता है। नवंबर में कुछ अच्छा इसके एक्टिव प्रिंसिपल्स आ जाते हैं। ये मार्जिन के बंद करें देखिए, नवंबर दिसंबर में उसके एक्टिव प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे आ जाते हैं। और मार्च तक उसको मिल सकता है। मार्च महीने के बाद उसको मिलना मुश्किल हो जाता है। और जहाँ उसके साथ में खेतों में ये गोक्षुर पाया जाता है, उसके साथ शंखपुष्पी, भृंगराज, भोया आंवलकी ऐसे पाए जाते हैं। और उसको जो ये गोक्षुर आदि जो वनस्पति है अच्छी जगह से लेनी चाहिए। जैसे अहमदाबाद का इलाका है, तो अहमदाबाद में वटवा जैसे इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ पे जीआईडीसी का एरिया है, वो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे इस तरह का पानी होता है। वहां से पानी निकलता है तो थोड़ा सा लाल कलर का होता है। वहाँ के आसपास के रहने वालों को स्किन डिसीज हो जाते हैं। तो वहाँ पे जो वनस्पतियां होती है उसमें भी टॉक्सिसिटी पाई जाती है। तो अच्छी तरह से वनस्पति लेनी चाहिए। और अहमदाबाद से 200 किलोमीटर दूर राजस्थान से नदी के बॉर्डर के जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां से हम एक गोक्षुर लेते हैं।
और वो बहुत अच्छा गोक्सुर पाया जाता है। नॉन पोल्यूटेड एरिया में से गोक्सुर लेते हैं, बहुत बढ़िया ये गोक्सुर होता है। ये गोक्सुर का एक गोक्सुर का हमें ग्रेन्यूल्स बनाना होता है। उसको गोक्सुर का पूरा पंचांग लेना होता है, उसको 6 बार धोना होता है। 6 बार धोने के बाद उसको सुखाना होता है, और सुखाने के बाद उसका एक एक स्टिक को तोड़कर कूटना होता है और उसको तोड़ना होता है, और उसमें जो जो भी सड़ा हुआ जो भाग होता है उसको निकालना होता है। और इस तरह से ग्रेन्यूल तैयार। उसके बाद जो थोड़ा सा यवकुट हो जाने के बाद उसको मिक्सचर में क्रश करते, थोड़ा सा ही क्रश करते हैं। उसमें पहला का जो पाउडर रहते है उसको निकाल देते हैं, और दूसरी बार उसको क्रश करके जो निकलता है वो काम में आता है। ये ग्रेन्यूल्स काम में आता है। तो ये जो गोक्सुर है, तो ये गोक्सुर का सबसे पहले तो इमेज चिरे में काम आता है। गोक्सुर के बारे में भाव प्रकाश में ऐसा लिखा गया है कि गोक्सुर शीतल स्वादु, ऐसा लिखा गया है, और 2 बार स्वादु और मधुर ऐसा 2 बार लिखा गया है। तो उसमें कुछ निश्चित ही ऐसी कोई अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी है। जैसे हम आरवत के वृक्ष को देखते हैं तो उसके ऊपर कीड़े मकोड़े और ऐसे कुछ कीड़े ऐसे बहुत निकलते हैं, इसके अंदर ऐसे कोई प्रॉपर्टी इसलिए वहां पे है, तो इसमें निश्चित रूप से अच्छी प्रॉपर्टी है। ये गोक्सुर है, ये वेदन कर्म तो करता है, फिर भी ये रक्त स्तंभक है और शीतल है, तो एक विशिष्टता है। ये ऋषि मुनियों का एक बहुत अच्छा एक संशोधन है। इमेच्योर में एक बहुत अच्छी तरह एक उपयोगी औषधि है। इमेच्योर जनरली दवाई की साइड इफेक्ट से देखने को आता है। जैसे ज्वर आता है तो ज्वर में बिना ज्वर को पक्व किए औषधि बहुत तेज औषधि चालू कर देते, जैसे क्लोरोक्विन है, कोई हायर एंटीबायोटिक है, ज्यादा पावर वाली पैरासिटामोल है। तो कई बार यूरिन में रेड सेल्स आते हैं, प्लेंटी ऑफ रेड सेल्स आते हैं, 400-500 रेड सेल्स आते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इस हिमेचेरिया को दूर करने के लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन। और इसी वजह से ज्वर का जो अध्ययन चरक संहिता में लिखा गया, उसके बाद तुरंत ही रक्तपित्त का अध्ययन लिखा गया, क्योंकि ज्वर की अच्छी तरह चिकित्सा नहीं होती है तो कारण रक्त होता है। इसी वजह से उसके बाद रक्तपित्त का अध्ययन लिखा गया। तो ये हिमेच्योरिया में बहुत अच्छी काम करती है। तो इसमें ऐसा होता है, उसमें गोक्सुर शतावरी का क्षीरपाक लिखा गया है, लेकिन गोक्सुर का क्षीरपाक दूध में डालकर उबालना हर बार सक्सेस नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं कि गोक्सुर का जो ग्रेन्यूल्स तैयार हो गया उसका काढ़ा बनाना होता है। उसका काढ़ा पीने के बाद तुरंत शतावरी की टैबलेट होती है, और करीब 3-4 ग्राम का शतावरी होती है, और करीब 100-150 ml दूध में बॉईल करके लेना होता है। 100-150 ml दूध और थोड़ा सा पानी में बॉईल करके वो लेना होता है। तो पहले गोक्सुर का काढ़ा पी ले, उसके बाद शतावरी का क्षीरपाक पी ले। सब जनरली सुबह 9 बजे लेना होता है, दोपहर 4 बजे ऐसे लेना होता है। यदि ये कोई ऑफिस आवर्स की वजह से दोपहर को नहीं ले सकते तो सुबह 6 बजे, सुबह 9 बजे, इस तरह से 2 बार लेना होता है। तो हिमेच्योरिया में इस तरह से काम करती है। हिमेच्योरिया दूसरी और स्टोन के कारण होता है, जो पथरी होती है तो इसी के कारण भी हिमेच्योरिया होता है, तो उसमें भी रेड सेल्स आते रहते होते। तो जिसको भी इस तरह से का हिमेच्योरिया होता है उसको लाल हरी मिर्च, हींग, मेथी रही ऐसे गर्म पदार्थ नहीं लेना चाहिए। स्टोन के कारण भी जो हिमेच्योरिया आता है उसमें भी ये गोक्सुर का काढ़ा और उस पर शतावरी का क्षीरपाक बहुत अच्छा काम करता है। जो हमारी आयुर्वेदिक वनस्पतियां अश्मरी को भेदन करने में बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन जो अश्मरी निकलकर यूरेटर में आ जाती है और यूरेटर में चिपक जाती है। यूरेटर में चिपक जाती है तो स्पाज्म आते तो जबरदस्त पेन होता है। तो वो जो यूरेटर में चिपक न जाए, इसी वजह से वो अश्वदंष्ट्रा का दूध घृत लिखा गया। आप कोई काढ़ा दे रहे हैं, कोई काढ़ा दे, तो उसके अनुपान के रूप में घी लेना होता है, उसके ऊपर शर्करा लेनी होती है, क्योंकि वो जो बीच में कोई चिपक ना जाए। गोक्सुर का काढ़ा और ऊपर शतावरी का क्षीरपाक लेते हैं, तो इसी की वजह से यूरेटर में वो जो अश्मरी है वो चिपकती नहीं है, और इसी वजह से स्पाज्म नहीं आते। और अश्मरी जब ये तो पेशेंट होते हैं जिसका कारणभूत है, कान में जो मैल होता है और वो कैसे गाढ़ा हो जाता है, ऐसी ही अश्मरी निकली, ऐसा ही पेशेंट कई बार ऐसा बोलते हैं। तो उसको कई प्रकार से फायदा होता है। तो वहां से ये यूरिन में रेड सेल्स भी चले जाते हैं, पथरी भी निकल जाती है,
और पथरी जो अस्मरी होती है वह बीच में चिपकती भी नहीं है। अस्मरी की चिकित्सा आयुर्वेद में बहुत अच्छी तरह लिखी गई है। अस्मरी में शुरू में उस जो भूतन है उसको दिया अच्छी तरह, इसलिए उसका यूरिन का पीएच बदलना जरूरी होता है। तो यूरिन का पीएच बदलने के लिए जीरा शक्कर का पानी देना चाहिए। 1 कप पानी में 5 ग्राम जीरा और 2 ग्राम मिश्री डालकर बॉईल करके छान कर वो जीरा शक्कर का पानी पी लो, तो इससे यूरिन का पीएच बदल जाता है। यूरिन का पीएच बदलने के बाद जो हमारी जितनी भी इसमें लिखी हुई वनस्पतियां हैं और सारी वनस्पति गूढ़ आर्द्रक प्रयोग है, सारी चीजें काम करती है, तो अच्छी तरह से काम करती है। चावल का पानी भी बहुत अच्छे काम करता है अस्मरी में। वो चावल पुराना चावल हो तो 6, 8, 12 महीने पुराना चावल हो तो अच्छा है। बासमती चावल नहीं लेना है, सादा चावल लेना है। उसका जो हम यवागु बनाते 12-14 गना पानी में उसको बॉईल करके चावल का पानी, वो भी अच्छी तरह से काम करता है। आजकल क्या है कि हमारी जो जो अस्मरी में जो ये गोक्षुर से हम चिकित्सा करते हैं, गोक्षुर से हम पथरी को अस्मरी को निकालने की कोशिश करते हैं, वो बहुत साइंटिफिक प्रयोग है। इससे हमारी किडनी को नुकसान नहीं होता, हमारी किडनी को जरा भी नुकसान नहीं होता है। आजकल तो क्या है कि हमारे देश में करीब, हमारे भारत देश में करीब 1 लाख नकली डॉक्टर है, बहुत सारे नकली डॉक्टर है। और अस्मरी की दवाइयाँ तो बहुत सारी किराना की दुकान में, पान पार्लर पर और बहुत सारी सब्जी वाले के वहाँ, बहुत सारे लोगों के वहाँ मिलती है। हमारे ज्यादातर आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर है उसमें भी स्कैंडल चलता है, तो बहुत जगह पर मिलती है। लेकिन जो ये चरक संहिता में जो गोक्षुर की मदद से अस्मरी को निकालने की, अस्मरी को भेदन करने की जो प्रक्रिया है, वो बहुत बिल्कुल साइंटिफिक, इससे हमारे किडनी को नुकसान नहीं होता है। किसी भी प्रकार के वॉशिंग सोडा है, कोई ब्रांडेड कंपनी का, बड़े बड़े जिसकी टीवी में ऐड आती है, ऐसे ब्रांडेड कंपनी के वॉशिंग सोडा है, ऐसे इसका भी कुछ पुड़िया बनाकर आप ले लो तो अभी अस्मरी तो निकल जाएगी, लेकिन इससे जबरदस्त हमारे किडनी को और हमारे वाइटल ऑर्गन्स को नुकसान हो गए। तो इस तरह से बहुत, और कई प्रकार के नकली डॉक्टर होते हैं, तो सफेद पानी ऐसे सोडा के सफेद पानी कई ऐसे सफेद पानी बनाकर 250 रुपये में, 300 रुपये में बेचते हैं। लेकिन हमारा जो ये चरक संहिता का है बिल्कुल साइंटिफिक है। तो एक चीज बिल्कुल याद रहे कि गोक्षुर वेदन कर्म करता है, फिर भी वो शीतल है और फिर भी वो रक्त संबंध, तो ये बिल्कुल सेफ ड्रग्स है, बहुत उस बढ़िया ड्रग है। और गोक्षुर का दूसरा उपयोग है, गोक्षुर को एफ्रोडाइसिक भी बताया गया है, यानी वाजीकरण, उसकी इफेक्ट भी बताई गई है। वो ऐसा वाजीकरण चिकित्सा, कोई भी ड्रग्स वाजीकरण में काम आ सकता है। ऐसा यानी एक प्लांडू का यथायोग्य उपयोग करो, लहसुन का यथायोग्य उपयोग करो, शुंठी का, अदरक का उपयोग करो, तो भी वो वाजीकरण इफेक्ट ला सकता है। इवन हरिद्रा है, हरिद्रा को रुक्ष द्रव्य बताया गया, लेकिन उसका भी अच्छी तरह का उपयोग करो तो वो भी एक वाजीकरण उपयोग बन सकती है। तो ये जो गोक्षुर है बिल्कुल अच्छी तरह से वाजीकरण इफेक्ट भी उसकी आती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में बहुत अच्छा काम करते हैं। आजकल क्या है कि टाडाल्फिल यानी कि वायग्रा जैसी औषधियां, दवाइयां बाजार में मिलती है, और लोग टीवी पर देख के इरेक्टाइल इम्पोर्टेंस से कि दवाई लेते हैं एडवर्टाइज में देखकर, लेकिन इससे बहुत खतरा है, बहुत नुकसान होता है। आयुर्वेद में स्पष्ट लिखा गया है कि आहार से परम दाम शुक्रम तत्क्षयात बहुरोगान मरणम व नियच्छति। हम जो खाना खाते हैं उसकी जो फाइनल धातु है शुक्र बनती है, और शुक्र का क्षय से बहुत सारी बीमारियां होती है, मरण भी हो सकता है, मृत्यु भी हो सकता है। तो इस तरह का लिखा गया है। तो ये जो औषधियां आजकल मिलती है बाजार में और इस तरह की जो अनसाइंटिफिक होती है, इससे सडनली कोलैप्स होने की संभावना रहती है। कई बार ऐसी संभावना, ऐसे न्यूज मिलती है कि रात को 9 बजे तो लड़का बात करता था और अचानक रात को 2-2:30 बजे उसको एक्सपायर्ड हो गया। तो हो सकता है कि इस तरह की औषधि का उन्होंने प्रयोग किया हो, तो इस तरह की औषधि का प्रयोग बहुत घातक निकलता है। तो इस जो बिल्कुल सिंपल मेडिसिन है आयुर्वेद में, इस तरह का गोक्षुर का प्रयोग, एक गोक्षुर का काढ़ा और उस पर सतावरी का क्षीपा, गोक्षुर की अलग अलग प्रकार की कल्पनाएं लेकर भी वाजीकरण का उपयोग कर सकते हैं। एक 40 साल का युवक है तो उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ज्यादातर पति पत्नी में झगड़े होते हुए रहते हैं। तो इस तरह, इस वजह से, और कुछ स्ट्रेस बना रहता है, जॉब की वजह से बहुत सारे स्ट्रेस रहते हैं, तो इसकी वजह से उसको इम्पोर्टेंस से आती है, तो वो फिजियोलॉजिकली होती है,
उसमें ऐसी कोई दवाइयाँ का उपयोग नहीं करना चाहिए। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती है, एंटी डायबिटिक ड्रग्स होती है, और कई प्रकार की कोलेस्ट्रॉल की बहुत सारी मॉडर्न ड्रग्स होती है। इसी की वजह से भी इम्पोर्टेंसी आती है। तो इस तरह की ड्रग्स को हो सके तो इतना टालना चाहिए, हो सके तो अपनी आयुर्वेदिक औषधियाँ लेनी चाहिए। तो ये गोक्षुदेव बहुत बढ़िया औषधि है। तो हिमेचुरिया में बहुत अच्छा काम करती है, अस्मरी में बहुत उसका अच्छा उपयोग है। और तीसरा उसका उपयोग है किडनी फेलियर में बहुत अच्छा काम करती है। विरल भाई, हेलो। हाँ हाँ हाँ, अनूप सर ने ज्वाइन कर लिया था। हम किडनी फेल्योर वाला हाँ, करें। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में रख लेते हैं, है ना। ओके 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 बहुत ओके, अच्छा धन्यवाद। प्रेजेंटेशन चल रहा था, तो बस आपने थोड़ा सा हमारे निवेदन पर थोड़ा आगे भी बढ़ा दिया, और तब तक हमारे सर भी आ गए, तो हम हाँ उस ओके हाँ जी जी भाई साहब। ओके, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। ओके। डॉक्टर हार्दिक। यस मैडम। हाँ जी बेटा, कंटिन्यू करिए। भले भले। धन्यवाद माइक चालू। डॉक्टर विरल भाई शाह सर, आपने ये जो एकल औषध के ज्ञान से हम सभी को अनुग्रहित किया है, इसके लिए आपका विश्व आयुर्वेद परिषद की तरफ से मैं हार्दिक साधुवाद एवं धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं। अब हमें जिनका बेसब्री से इंतजार था, ऐसे हमारे आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर अनूप ठाकर सर, जिन्होंने अपनी बीएमएस, एमडी एवं पीएचडी की पढ़ाई गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर से की है। छात्र काल में भी सर अत्यंत मेधावी छात्र के रूप में रहे हैं। सर का विशेष रुझान पंचकर्मा, काय चिकित्सा, रसायन और वाजीकरण जैसे विषयों में रहा है। वर्तमान में सर वाइस चांसलर इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन एंड रिसर्च इन आयुर्वेद में वाइस चांसलर के पद को सुशोभित कर रहे हैं जामनगर में। इसके अलावा सर उसी इंस्टीट्यूट में निदेशक के पद पर भी सुशोभित है। साथ ही सर पीजी डिपार्टमेंट ऑफ पंचकर्मा के भी विभागाध्यक्ष के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा ठाकर सर सेनेट, सिंडिकेट एवं पीजी बोर्ड के भी मेंबर है। सर का टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो सर का 20 साल से भी ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएशन टीचिंग एवं रिसर्च में एक्सपीरियंस रहा है। सर के अंडर में 38 से ज्यादा पीजी स्कॉलरों ने एवं 22 से ज्यादा पीएचडी स्कॉलरों ने अपना शोध कार्य परिपूर्ण किया है। साथ ही WHO के बहुत सारे प्रोजेक्ट में भी सर का विशेष मार्गदर्शन रहा है। केरला आयुर्वेद फार्मेसी की तरफ से सर को बेस्ट गाइड का अवार्ड से भी सम्मानित किया है। 90 से ज्यादा विभिन्न राष्ट्रीय एवं इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में भी सर के शोध पत्र पब्लिश हो चुके हैं। सर ने 80 से ज्यादा विभिन्न प्लेटफॉर्म पे मुख्य अतिथि के तौर पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया है। साथ ही यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल जैसे कि आयु इत्यादि में सर एडिटोरियल एवं एडवाइजरी एडिटोरियल बोर्ड के मेंबर भी रहे हैं, है ना। तो ऐसे हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर प्रोफेसर अनूप ठाकर सर से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि सर आप क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ शोधन एवं समम चिकित्सा इस विषय पर हम सबका पथ प्रदर्शित करें, मार्गदर्शन करें। डॉक्टर प्रोफेसर अनूप ठाकर सर। धन्यवाद हार्दिक जी फॉर योर नाइस इंट्रोडक्शन। वाइस चांसलर श्री कृष्ण यूनिवर्सिटी, मेरे परम स्नेही मित्र प्रोफेसर बलदेव कुमार धीमान जी, मेरे मित्र डॉक्टर वैद्य विरल शाह,
तो दोनों कोइंसिडेंटली दोनों को एक साथ देख रहा हूँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि हम तीनों बैचमेट रहे हैं। बलबीर सिंह जी, बलबीर संधू जी और डॉक्टर हेतल धीमान जी, जो कि हमारे इंस्टीट्यूट के एलुमनाई हैं और ये पूरे कार्यक्रम का संयोजन कर रही हैं बड़े बखूबी से और बहुत अच्छे से उसको निभा रही हैं। व्यस्त होते हुए भी वो कोऑर्डिनेट बढ़िया कर रही हैं। कब से वो कोऑर्डिनेट कर रही हैं, मैं उनके और बलदेव जी के चलते ही मैं इसमें शामिल हो पाया हूँ और हुआ हूँ। पर बहुत बहुत आप दोनों का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मेरे विचार ये लर्नेड ऑडियंस के सामने रखने का आप लोगों ने मौका दिया। जो विषय मेरा है, क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ संशोधन एंड संशोधन। अब ये ऐसा विषय है, आई कुड हैव प्रिपेयर पावर पॉइंट, पर अगर हम पावर पॉइंट बनाते तो ये मोनोटोनस और मैकेनिकल प्रेजेंटेशन बन जाता, और इसलिए मैंने नहीं बनाया। मैंने थोड़ा ओपन रखा, क्योंकि पावर पॉइंट में क्या होता है, लोग देखते हैं वो पावर पॉइंट और उसी पे फिर फोकस होता है कि उसके आसपास क्या बोला जा रहा है, वो बोला क्या जा रहा है उस पर वो होता नहीं। और ये सब्जेक्ट इतना वास्ट है कि बहुत सारी चर्चाएं हो सकती हैं, और शायद पहली बार शायद हेतल जी ने सोचा है सब्जेक्ट पर, पहली बार किसी ने मुझे ये सब्जेक्ट बोलने को दिया है। इट्स रियली कंटेम्पररी सब्जेक्ट। और सामान्य तरीके से जब हम पढ़ाते हैं तो ये कहा जाता है, मीन्स हम पढ़ते हैं कि भाई संशोधनार्ह कौन है और संचमन किसका करना चाहिए। और काय चिकित्सा जब पढ़ना शुरू होते हैं तो बेसिकली मैं भी काय चिकित्सक हूँ, क्योंकि मैं जब पढ़ता था तब तो पंचकर्म अलग विधा नहीं हुआ करती थी, इट वॉज अ पार्ट ऑफ काय चिकित्सा। बट जैसे ही वो, शायद हमारे वहाँ ही सबसे पहले पंचकर्म में स्पेशलिटी शुरू हुई आफ्टर मीन्स इन 1999, और जब मैंने ज्वाइन किया और उसके बाद ही मैंने पंचकर्म में डीप उतरना शुरू किया। और जब मैं पढ़ता था, मेरे को जिन्होंने मेरे लेक्चर्स पहले भी अटेंड किए हैं या कभी मुझे पहले भी सुना है, तो उनको पता होगा कि मुझे वो कॉपी बुक बातें बोलना, या इवन क्लासेस में भी, आई नेवर टेक द लेक्चर्स फ्रॉम द बुक, और आई वो जो किताबों में लिखा है या वो पुस्तकों में लिखा है या ग्रंथों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, वो तो आप समझते ही हैं, जानते ही, आप पढ़ चुके हैं, उसमें क्या बोलना है, वो तो मैं ना बोलूँ तो भी आप समझने वाले हो। तो आई यूजुअली डू नॉट प्रिफर टू डू दिस थिंग। आज भी हम यही करेंगे, संभाषा ही करेंगे, पर अनफॉर्चुनेटली ये माध्यम ऐसा है कि जिसमें संभाषा नहीं हो सकती, और इसलिए कभी कभी आई डू नॉट लाइक टू टेक मच लेक्चर्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म, क्योंकि वन वे है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं लैपटॉप के सामने बोले जा रहा हूँ, पता नहीं कहाँ किसको कहे जा रहा हूँ और कोई सुन रहा है कि नहीं। जबकि इफ देयर इज अ टू वे कम्युनिकेशन, तो इट रियली वो एक माहौल बनता है, एक मजा आता है जब आप बोलते हो, तो यू कैन एसेस द एक्सप्रेशन, एंड आपने जो बोला वो समझा गया कि नहीं, वो समझ सकते हैं। तो बट एनी हाउ, अभी तो हमारे पास उपाय नहीं है, तो हम ये कर रहे हैं। अभी मैं विरल भाई का सुन रहा था और बड़े तन मना होके वो एकदम जिसको कहते हैं ना, सब्जेक्ट में उतर के विथ पैशन वो जो एक्सप्लेन कर रहे थे गोक्षुर को, आई रियली एंजॉयड। एंड हेतल जी ने जब उनको कहा तो मुझे भी ऐसा थोड़ा महसूस हुआ कि कहाँ विरल भाई को रोका, भले धारा प्रवाह में जा रहे थे। बट सॉरी एंड थैंक यू टू हेतल जी की ये शुरू हुआ, क्योंकि फिर मुझे 5:15 से कहीं और लगना है कोई आयुष मिनिस्ट्री की मीटिंग में। पर मीनवाइल हम इस सब्जेक्ट को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो पहली तो बात यह है कि भाई, मैंने जैसे कहा वास्ट सब्जेक्ट। अब आप सबको मालूम है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलोपैथी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होम्योपैथी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयुर्वेद। आयुर्वेद की विशेषता यह है कि वो एलोपैथी और होम्योपैथी दोनों को इकट्ठा करता है। एलोपैथी मीन्स, एलो मीन्स अगेंस्ट, विरुद्ध, किसी चीज के अगेंस्ट, दैट इज एलोपैथी। मीन्स जो भी है उसको दबाना, जो हम जिसको संचमन कहते हैं, जो भी आए उसको डंडा मार के बिठाओ, दैट इज एलोपैथी। होम्योपैथी मीन्स
होम्यो मीन्स अपने जैसा, उनके ही जैसा। तो हमारा जो दोषों की वृद्धि का जो है कि भाई संशोधन करने से पहले, पंचकर्म करने से पहले दोषों को बढ़ाओ, बहुदोषावस्था लाओ, उत्क्लेश करो। ये उत्क्लेश जो है वो होम्योपैथी है। होम्योपैथी का सिद्धांत वो है कि वहां तक ले जाओ उनके दोषों को और निकालो और खत्म करो। तो दैट इज होम्योपैथी। हम जो है वो दोनों को बैलेंस करते हैं। आयुर्वेद की विशेषता ये है कि जहां उसको दबाने की जरूरत है कि भाई ये इतना नहीं बढ़ा हुआ है, इसको क्यों बहुत परेशान कर घर के बाहर निकालना है, वो मान जाता है तो भले घर में रहा। बच्चा जब तक परेशान नहीं करता, बात सुनता है, तो तब तक ये नहीं कहते। फिर बहुत हो जाता है तो कह देते ना कि तू निकल जा, मेरा बेटा नहीं आज से, वाली स्थिति है। तो वो पंचकर्म या संशोधन वाली स्थिति है। जब तक वो आप अपने कहे में है तब तक उसको बाहर भेजना नहीं है वाली स्थिति है, वो संशमन है। अब पंचकर्म शब्द से यूजुअली लोग समझते हैं कि शोधन, बट इट्स नॉट लाइक दैट। शोधन एंड पंचकर्म दोनों अलग अलग चीजें हैं। पंचकर्म में बहुत कुछ आता है जो कभी कभी संशमन भी करता है, कभी कभी ब्रूहण भी करता है। पर शोधन एक ऐसी विधा है कि जो हमेशा लेखन या अपतर्पण करती है, वो संशोधन है। खास करके चक्रपाणी ने उसकी व्याख्या करी है कि चतुष्प्रकारा संशुद्धि अनुवासनम वर्जयित्वा। अनुवासन को उन्होंने छोड़ दिया कि भाई अनुवासन बस्ती, क्योंकि वो स्नेह बस्ती है, वो कभी भी लेखन या अपतर्पण या दोषों को निकाल नहीं सकती। इसलिए उन्होंने 4 प्रकार की शुद्धि बता दी। पंचकर्म में से अनुवासन को निकाल दिया, बाकी जो है निरूह बस्ती, वमन, विरेचन, बस्ती और नस्य, ये उन्होंने 4 प्रकार की संशुद्धि में ले लिया। तो बस्ती में उन्होंने निरूह बस्ती को लिया। तो अब क्लिनिकली इसको कैसे समझना है, ये तो हमने समझ लिया कि भाई चलो संशोधन इसको कहते हैं, ये तो समझ लिया कि संशमन इसको कहते हैं। दोष बढ़े हुए हैं उसको बिठा देना, उनको लेवल में ले आना, उसके लिए मेडिसिन देना या दूसरे उपाय करना और ऐसे बैलेंस करना, दैट इज संशमन। और दोष उससे ज्यादा बढ़े हुए हैं तो निकाल देना, वो संशोधन। समझ लिए भाई कब करना है। आयुर्वेद में समस्या ही यही है। अभी कभी दीमान जी मेरे साथ थे उस प्लेटफॉर्म पे, तोमर जी ने आयोजन किया था उसमें, कि भाई क्या समस्या है और लोग आयुर्वेद प्रैक्टिस करते नहीं और कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। और उस प्रॉब्लम में यही है कि हम डिफाइन करके बच्चों को नहीं समझाते कि कहाँ अटक जाना है, किधर क्या करना है। और प्रॉब्लम ये भी है कि हर एक वैद्य अपना ओपिनियन बताता है और ओपिनियन के पीछे लॉजिक ज्यादातर नहीं बताते, कुछ बताते भी है, नहीं हर एक नहीं बताता ऐसा नहीं, पर ज्यादातर बस मैं ये मानता हूं और मैं ये समझता हूं और मैंने ये प्रैक्टिस करी है इसलिए ऐसा होता है। बट जो बच्चा साइंस पढ़ के आ रहा है उसको आपको विथ लॉजिक समझाना पड़ेगा कि कहाँ तू संशमन करेगा, कहाँ तू संशोधन करेगा। तो क्लासिक्स में तो सिंपल सा कहा है कि जहां बहुदोषावस्था है वहां आपको संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी, उसके सिवा नहीं। इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू एवरीवेयर यू हैव टू गो फॉर शोधन। अब यहाँ कुछ लोगों को प्रश्न होगा कि अगर बहुदोषावस्था वाली ही बात है तो स्वस्थ को भी पंचकर्म करने को कहा है, तो उसका क्या? तो वहां भी स्पष्ट कहा है कि जैसे शरद में है वो पित्त ज्यादा बढ़ा हुआ है, संचय होके वो प्रकोप की ओर जाने की स्थिति में होता है, इतना वो बढ़ गया है, वृद्धि हो चुकी है, इसलिए वहां शरद में पित्त का संशोधन करना है, इसलिए वहां विरेचन करवाना है। या वसंत में इसलिए कफ का संशोधन करवाना है कि वहां कफ की अतिवृद्धि हुई है। पर बात सीधी सी है कि जहां क्लिनिकली आपको बहुदोषावस्था के लक्षण मिले, चाहे वो स्वस्थ हो चाहे वो रोगी हो। बहुदोषावस्था के लक्षणों के डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा कौन से हैं, क्योंकि वो क्लासिक्स में स्पष्ट है कि जैसे बॉडी पे पूरे बॉइल्स होना या दोषों का मीन्स मलों का ज्यादा निकलना, वृद्धि होना और लिथार्जी एंड लॉट मेनी सिम्टम्स आर देयर, वो सब है। तो वो जब लक्षण आपको मिले, निद्रा का अधिक आना वगैरह वगैरह, उत्साह हानि वगैरह लक्षण जब मिले तो आप संशोधन के लिए जाएंगे। अब ये संशोधन क्लिनिकली कितना करना चाहिए, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कि
बहुत बार हम ये करते हैं कि पूरा स्नेहपान करवा के 5 दिन 7 दिन स्नेहपान करवा के उत्तम मात्रा में विरेचन दिया या मध्यम मात्रा में दिया या हीन मात्रा में दिया, ये कैसे तय करोगे? तो लक्षणों की स्थिति क्या है और दोषों का उत्क्लेशन कितना हुआ है, ये आपको देखना पड़ेगा पहले। आप परिणाम क्या चाहते हैं? क्योंकि अगर आपने बहुत बहुत स्ट्रांग वे में शोधन किया, एकदम तीक्ष्ण शोधन किया, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर वो मध्यम और मृदु मात्रा में दोषों के उत्क्लेश हुआ है तो, और अगर ज्यादा उत्क्लेश हुआ है और आपने मृदु या मध्यम मात्रा में शोधन किया तो भी ये होगा, क्योंकि आपने उसको छेड़ तो दिया लेकिन उसको प्रॉपर क्लीन नहीं किया। एंड अगेन दूसरे प्रॉब्लम होंगे, जैसे कि वमन है, आपको वमन करना है, अब कफ का उत्क्लेश कितना है वो आपको देखना पड़ेगा। वो कैसे तय करोगे? तो भाई वो बोलने जाता है या कुछ भी करता है तब भी उसको कफ आ रहा है, कंजेशन है, आप देख रहे हैं कि कफ से वो भरा पड़ा है। कई बार ये स्थिति है कि उसको कुछ न दे, शायद आप थोड़ा सा कुछ सरसप का पानी या वचा मिला के थोड़ा सा कुछ पिला दिया या अष्टमधु फाट पिला दिया तो भी वो उल्टी कर देगा। वो स्थिति है, दैट मीन्स वो बहुदोष संचय है। इन दैट केस यू शुड गो फॉर अ फुल फ्लेज वमन, पूरा उसका स्नेहपान करवाओ, पहले प्रॉपर से उसका रुक्षण करके, दीपन पाचन करके, और फिर प्रॉपर से घृतपान करके ठीक से उत्तम मात्रा में वेग आए ऐसे उसको वमन करवाना चाहिए, तो दोष प्रॉपर निकलेंगे। पर ऐसी स्थिति है कि भाई थोड़ा सा उसको श्वास कष्टता हो रही है या थोड़ा सा जुकाम हुआ था पास्ट में और थोड़ा सा कफ है या ऐसी कंडीशन है, और आपने अगर ज्यादा वमन करवाया तो होगा कि श्वास के पेशेंट में आपको वात का प्रकोप मिलेगा। और ये हो सकता है कि कभी कभी ये भी लगे आपको कि हमने तो वमन करवाया था और इसको श्वास बढ़ गया, ये भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपने वमन तो करवाया पर तीक्ष्ण वमन करवाया, और तीक्ष्ण वमन करवाया तो अपतर्पण हुआ, और अपतर्पण हुआ तो उसकी वजह से वात वृद्धि हुई और उसका प्रॉब्लम बढ़ा। तो दिस यू हैव टू डिसाइड। और ये चीज पंचकर्म में अनफॉर्चुनेटली एक चीज है कि पढ़ते तो हम सब हैं, और बुक्स में जो लिखा है, किताबों में जो लिखा है, वो पढ़ के हमें ऐसा लगता है कि वी कैन डू इजीली ऑल दिस थिंग्स, हम करने जाएंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, और जैसे बुक में लिखा है करेंगे हो जाएगा, बट इट्स नॉट लाइक दैट। एक्चुअली इफ यू रियली वांट टू डू पंचकर्मा तो पहले तो एक दो साल जो सही में पंचकर्म करता हो उसके साथ आपको ट्रेन होना चाहिए, देखना चाहिए ऑन व्हाट ग्राउंड दे आर डिसाइडिंग। अब इसमें भी मैं ये नहीं कहता, मैं डरा नहीं रहा, क्योंकि यूजुअली आयुर्वेद में ये डराने वाली प्रक्रिया बहुत सी है कि भाई देखो कुछ चीजें तो कुछ लोग ही कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। पंचकर्म अगर कोई भी ठीक से सीखता है, प्रॉपर ऑब्जर्व करता है तो ही कैन डू वेरी वेल। बट ये है दष्ट कर्मा और खुद किया हुआ, अपने आपने पेशेंट हैंडल किया हो, देन ओनली यू विल बी एबल टू जज कि इसको किया जा सकता है कि नहीं। जैसे कि मैं एक सिंपल एग्जांपल हमारे क्लिनिकल एक्सपीरियंस का देता हूं कि देयर वाज वन पेशेंट, एंड पेशेंट दुबई से था और रेफरेंस से आया। तब बघेल साहब यहाँ थे और मैं पंचकर्म हेड था, और उसको लंग फाइब्रोसिस था। अब लंग फाइब्रोसिस का पेशेंट यूजुअली लोग कतराते हैं क्योंकि उसको डायग्नोसिस कर दिया गया है, उसको प्रोग्नोसिस भी पता है कि पता नहीं कब तक रहेगा, क्या होगा, और ऐसे पेशेंट को मेडिसिन से लोग मैनेज करते हैं पर शोधन की कोई सोचता नहीं। अब मेरे पास आया तो मैंने पेशेंट की हिस्ट्री ली और वो सब हुआ। पेशेंट वाज अराउंड 28 से 30 के बीच में उसकी एज रही होगी, अदरवाइज उसका बल ठीक था, पर लंग फाइब्रोसिस लंबे समय से था। और दुबई से उनको कह दिया गया था सभी डॉक्टरों ने कि भाई अब आप देखो ये इसका प्रोग्रेशन रुके तो आपकी लाइफ इतनी लंबी होगी, अदरवाइज वी कांट से एनीथिंग। मैंने उसके सभी वाइटल्स देखे, सब देखा, और डिसाइड किया कि आई विल गो फॉर वमन।
पहले बघेल सर से चर्चा करी तो बघेल सर ने भी पूछा, कहा मुझे कि थिंक ट्वाइस, आप सोच लो, इसमें वमन हम करेंगे, क्योंकि लोग तो छेड़ने से भी डरते हैं और उसमें क्रिटिकल होने की संभावना भी है, क्योंकि उसमें लंग्स पे भी काफी सारा वो आएगा और कैपेसिटी लंग्स की कम हो जाती है फाइब्रोसिस में। बट देन आई सेड सर, मैं उसके बिल्कुल खड़ा रह के वमन करवाऊंगा एंड उसको मध्यम, मृदु से मध्यम शोधन करवाऊंगा, नहीं तीक्ष्ण नहीं करेंगे। पर ये शोधन होगा कब होगा, क्योंकि ये व्याधि के जो लक्षण है, जो उसके गुण है और उसके जो मीन्स दोषों का जो उत्क्लेश है, वो सब कब से है, और उसमें हम वमन नहीं करेंगे तब तक हमें प्रॉपर रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। तो देन ही एग्रीड एंड वी प्रोसीड फॉर वमन। फिर मैंने जिनको सौंपा था, डॉक्टर राजकला थी आई थिंक, उनको मैंने सौंपा था, तो शी वॉज ऑल्सो फियर कि सर ये इसको क्यों कर रहे हैं, आप मुझे क्यों कह रहे हैं। मैंने कहा आप, मैं कहूँ इतना करते जाओ, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। एंड देन उस पेशेंट को हमने करवाया, उसको 3 से 4 दिन मुझे याद है हमने स्नेहपान करवाया और प्रॉपर स्नेहन हुआ, थोड़ा सा लवण डाल के, जिससे कि ज्यादा कफोत्क्लेश होके उसके लंग फाइब्रोसिस की वजह से उसको प्रॉब्लम ना हो, वो हमने ख्याल रखा। और 1 दिन सेक मालिश करके हमने वमन करवाए और 5 के आसपास उसके वेग हुए। You will not be able to believe, हमें भी आश्चर्य हुआ परिणाम से। जब वो पेशेंट आया हमारे वहाँ जामनगर, जिन्होंने किया है उनको पता है कि फर्स्ट फ्लोर पे स्पेशल रूम है। वो जब एडमिट हुआ तो पेशेंट चढ़ नहीं पाता था, वो सीढ़ियाँ चढ़ने में, 2 सीढ़ियाँ हैं, वो चढ़ने में उसको 20 मिनट लगते थे, रुक रुक के चढ़ता था। वमन होने के तीसरे दिन से वो पेशेंट तुरंत जैसे नॉर्मल पर्सन चलता है ऐसे सीढ़ियां चढ़ने लगा। एंड ही वाज सरप्राइज कि ये कैसे हुआ। आज तक मैंने इतने स्टेरॉइड खाए, इतने सारे दवाइयां खाई, मुझे ये परिणाम नहीं मिला, बट जस्ट ड्यू टू वमन वी गॉट दिस रिजल्ट। तो यू हैव टू क्रिटिकली एसेस द सिचुएशन क्लिनिकली कि आप कहाँ तक करोगे, इसकी सिचुएशन क्या है, एंड यू हैव टू डेयर। हम यूजुअली क्या करते हैं, आयुर्वेद में भी पंचकर्म एक ऐसी विधा है कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव रिस्क आपको लेना पड़ता है, पर आई एम टेलिंग कैलकुलेटिव रिस्क, ये नहीं कि बस हमने कर दिया फिर जो होगा सो देखा जाएगा। नो, यू हैव टू टेक कैलकुलेटिव रिस्क, एंड कैलकुलेटिव रिस्क एक बहुत अच्छा आपको पिक्चर देगा। दूसरा मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, पेशेंट का ही मैं अगेन आई विल गिव द एग्जांपल, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि आई कैन नॉट, हम अगर सैद्धांतिक चर्चाओं में जाएंगे तो इट विल बी अ वेरी बोरिंग एंड जिसको कहते हैं ना शास्त्रीय चर्चा जैसा हो जाएगा, वो न करते हुए मुझे, मैं अभी आपको एक रिसेंट एक्सपीरियंस बताता हूँ। हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, मैं अभी यहाँ टू हाइड द आइडेंटिटी आई वॉन्ट गिव द नेम, पर उनके रेफरेंस से थ्रू मिनिस्ट्री मेरे पास एक पेशेंट आया। पेशेंट था 15 साल का बॉय, यंग बॉय, ही वाज इन एट दैट टाइम 14 ईयर्स, सॉरी, ही वाज इन 9th, अभी वो 10th में है, अभी 15 साल का है, जब आया तो 14 साल का था। एंड द कंप्लेंट विथ बॉयज, उसके नाक से, उसके मुंह से, उसके कान से, आंखों से, थ्रू यूरेथ्रा, थ्रू एनस, फ्रॉम एवरी ओरिफिस फ्रैंक ब्लीडिंग होता था। कभी भी कोई टाइम फिक्स नहीं। वो स्कूल में गया है, अचानक आंखों से लहू बहने लगा, स्कूल में गया है, अचानक नाक से निकलने लगा, मुंह में थूकेगा ब्लड आ रहा है। उस लड़के का पहले ही बिलोंग्स टू जामनगर, जामनगर मेडिकल कॉलेज में ट्रीटमेंट हुआ होगा, देन उन्होंने अहमदाबाद रिफर किया, अहमदाबाद सिविल में रिफर हुआ, वहाँ ट्रीटमेंट हुई। फिर जैसे मैंने कहा कि केंद्रीय मंत्री उनके परिचय में थे, तो दिल्ली एम्स तक ऑल द हिमेटोलॉजिस्ट एंड ऑल द फिजिशियन, जितने टेस्ट हो सकते थे सारे टेस्ट हो चुके थे और सब चिकित्सा करवा डाली थी। बट देन फिर भी वो वहीं के वहीं था। उन्होंने सब चेक कर लिया, सब फैक्टर्स चेक कर लिए कि भैया इसमें क्लॉटिंग का कोई प्रॉब्लम है या
दूसरी कोई समस्या है कि जिसकी वजह से आ रहा है, या इंटरनल कहीं कुछ हेमरेज हो रहा है, क्या हो रहा है। दे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग। हर 3 हेमेटोलॉजिस्ट जिन्होंने चेक किया था, लास्ट था वो दिल्ली एम्स का, और वहां भी उन्होंने 1 महीना ट्रीटमेंट करी। इवन देन देयर वाज नो चेंज। दे ट्राइड एवरीथिंग इंक्लूडिंग स्टीरॉइड जो भी है वो सब कर लिया था। एंड देन समबडी टोल्ड, तो उन्होंने रेफरेंस निकाल के आया है कि भाई आप जामनगर जाओ, कुछ हो जाएगा। एंड देन ही केम। हमने पहले तो उसको शमन करने की कोशिश करी। पहले तो डायग्नोसिस की बात थी, तो डायग्नोसिस तो मैं आप लोगों को भी अभी तक समझ में आ गया होगा कि सिंपल सी बात है, ऑल दिस सिम्टम्स वेरी पर्टिनेंट टू रक्तपित्त। मैंने मेरी लाइफ में फर्स्ट रक्तपित्त का केस देखा था। एंड टू बी फ्रैंक, अभी भी मैं ये मानता हूं कि जब मुझे कोई नया केस दिखता है, चैलेंजिंग दिखता है, या ऐसा लगता है कि इसको कन्वेंशनल ट्रीटमेंट से हमें रिजल्ट नहीं मिलना है, तो आई इमीडिएटली रिफर चरक। ये जामनगर परंपरा है चरक की, और मैं अभी चरक संहिता प्रोजेक्ट पे काम भी कर रहा हूं, तो करने के बाद तो मुझे बहुत इंटरेस्ट पड़ने लगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि देयर इज नो प्रॉब्लम ऑन दिस अर्थ फॉर विच यू वॉन्ट फाइंड एनी सॉल्यूशन विद चरक। तो चरक खोला और उसमें से रक्तपित्त के जो उपाय कहे गए थे तो वो हमने किए। वासा शुरू किया, और शतावरी घृत शुरू किया, और पंचतिक्त घृत शुरू हुआ, और बाकी सब उसको जो उपाय है वो किए हमने। पित्त शामक, रक्त पित्त शामक, थोड़े दिन तो उनको ठीक रहा, अगेन फिर शुरू हुआ। देन वी डिसाइडेड कि वी हैव टू गो फॉर संशोधन। शोधन के बिना इसमें उपाय नहीं। और फिर जब संशमन कामयाब नहीं हुआ, और हमने ये भी मान लिया कि संशमन तो सबने ट्राई कर लिया है, व्हाई वी शुड नॉट गो फॉर अ शोधन। बच्चा 14 साल था, उनके पेरेंट्स को हमें थोड़ा कन्विंस करना पड़ा, क्योंकि थोड़ा सुकुमार भी था, बट द पेरेंट्स वर कन्विंस। हमने कहा कि मैं ये नहीं कह सकता कि ये करेंगे तो ये हो ही जाएगा, पर आपके पास उपाय भी नहीं है, और मैं मानता हूं कि इसके करने से 50% चांसेस है। एंड दे एग्रीड। एंड फर्स्ट पहले हमने विरेचन किया, उसको हमने घृतपान करवाया, शुद्ध घृत, कोई वो मेडिकेटेड घृत नहीं, शुद्ध घृत का पान करवाया और विरेचन करवाया। एंड हमारे आश्चर्य के बीच विरेचन होने के बाद मीन्स संसर्जन क्रम के 3रे दिन से ब्लीडिंग बंद हो गया उसका। और ब्लीडिंग बंद हो जाने के बाद करीबन 15-20 दिन तक देयर वाज नो सिम्टम। कभी एक भी बार नहीं हुआ, स्कूल जाने लगा वो, एंड एवरीथिंग वाज फाइन। फिर अचानक एक बार उसको नाक से फिर ब्लीडिंग हुआ, तो फिर हमने सब पित्त शामन चिकित्सा करी, और फिर हमने बस्ती शुरू करी। और जो वासा के विविध प्रयोग हमने किए थ्रू एनल रूट, बस्ती के द्वारा, और स्तंभन बस्तियां भी करी, तो वो बस्तियों के परिणाम ये मिले कि उसको ब्लीडिंग बंद हुआ, जो अभी 6 महीने होने को आए हैं, अभी भी एक भी बार कंप्लेंट नहीं आई। पूरा बीच में समर चला गया, शरद ऋतु चली गई, वी आर फियर्ड कि वो उसको शायद शरद ऋतु में होगा क्योंकि पित्त वृद्धि होती है, बट नो, नथिंग हैपेंड। ऑफ कोर्स ही इज फॉलोइंग ऑल डूज एंड डोंट्स, पर्टिकुलरली रक्त और पित्त के रिलेटेड हमने उनको जो बताया है डूज एंड डोंट्स, सो दे आर फॉलोइंग, बट दे आर मोर देन हैप्पी कि वो दुनिया घूम चुके थे, नहीं हुआ और ये ट्रीटमेंट हुआ। वी आर गोइंग टू पब्लिश द पेपर इन दिस रिगार्ड। वो कभी न कभी वो आएगा सिंगल केस स्टडी करके। तो यू हैव टू डिसाइड क्लिनिकली आप कहाँ शोधन करेंगे, कहाँ शमन करेंगे। सामान्य रूप से हम ये करते हैं कि जहां संतर्पण जन्य व्याधियां हो उसमें हमें शोधन करना चाहिए बिना भूले। जैसे कि वैसे प्रमेय में मना किया है कि प्रमेय में यूजुअली बस्तियां वो सब नहीं करते, पर विरेचन तो कर ही सकते हैं। आप ज्यादा स्नेहपान मत करवाओ, पर शुद्ध स्नेहपान 3 या 4 दिन करवा के सम्यक स्निग्धि के लक्षण पाके और विरेचन करना चाहिए। और जब प्रमेय में करो तो उसमें मध्यम से तीक्ष्ण तो विरेचन करना ही चाहिए, जिससे कि दोषों का, क्योंकि प्रमेय भी बहुदोषावस्था है, दोषों का अवशेषण होगा। फिर
कुष्ठ, कुष्ठ तो आप सब जानते ही हैं कि कुष्ठ में आपका वमन और विरेचन के बिना चारा नहीं है। ऐसी कंडीशन है स्किन डिसऑर्डर्स ऑल। हाँ, जो क्षुद्र कुष्ठ है उसमें आपका संशोधन कारगर होगा, और आप मंजिष्ठाधिक्वाथ या आरोग्यवर्धिनी या कोई भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है गंधक रसायन वाली, तो वो आप लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देंगे, ज्यादातर आपको परिणाम मिलेंगे, बशर्ते आप उसको प्रॉपर निदान परिवर्जन करवाओ। पर अगर सोरायासिस है, अगर एक्जिमा है और दूसरे कंडीशंस हैं, तो आपको शोधन के बिना परिणाम नहीं मिलने वाला, और शोधन भी पीरियोडिकली। ये नहीं कि सिंपली आपने एक बार वमन करवा दिया या एक बार विरेचन करवा दिया एंड दैट इज डन। अच्छा, उसमें एक दूसरी भी प्रॉब्लम है। यूजुअली क्या करते हैं प्रैक्टिस में, मैंने बहुत बार देखा है और उसके ऊपर मैं बहुत बोल भी चुका हूं, फिर भी मैं यहाँ दोहरा देता हूं क्योंकि शायद अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं, तो फॉर देयर नॉलेज, कि यूजुअली क्या होता है जब हम कहते हैं कि भाई शोधन करवाना है और स्नेहपान करवाना है तो क्या करेंगे, तो स्नेहपान कहेंगे कि अगर मैं पूछूंगा कि भाई सोरायसिस में स्नेहपान करना है तो कौन सा करेंगे, तो कहेंगे पंचतिक्त घृत। अरे भाई पंचतिक्त घृत क्यों? अगर मैं कहूंगा कि पांडु में अगर स्नेहपान आपको करवाना है तो शोधन के लिए, शोधनार्थ, तो कौन सा करवाएंगे, तो कहेंगे कि उसमें चित्रकादि घृत। क्यों भाई चित्रकादि? वो पांडु अधिकार में लिखा हुआ है। अरे पांडु अधिकार में या कुष्ठ अधिकार में कोई घृत लिखा है तो वहां कहाँ लिखा है कि ये संशोधनार्थ पिलाना है? शोधनार्थ ये स्नेहन करने के लिए पिलाना है, ऐसा कहाँ लिखा है? नो, वो वहां लिखा है संचमन करने के लिए। जो ये स्नेह है वो आपको देना है शोधन के लिए, वो तो आपको देना है अच्छा स्नेह, चाहे वो तैलपान करवाओ चाहे वो घृतपान करवाओ। वसा मज्जा को करवाने का सवाल पैदा अपने यहाँ नहीं होता ज्यादातर, पर ज्यादातर घृतपान होता है, वो हमेशा अच्छा कहा गया है। क्यों? आप स्नेहपान क्यों करवाते हैं? दोषों को उत्कृष्ट करने के लिए। एक यार ये उत्कृष्ट से मेरी बात एक दूसरी भी इसमें मैं साइड में बात कह दूं। आपने बहुत सुना होगा कि सद्यो वमन या सद्य विरेचन, और बहुत सारे लोग ये प्रैक्टिस में करते हैं कि हम तो पेशेंट को टाइम नहीं है, हमने सद्यो वमन करवा दिया। नो, सद्यो वमन कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो शॉर्टकट है कि भाई कुछ नहीं है तो आपने फटाफट, टाइम नहीं है सद्यो वमन करवा दिया। सद्यो वमन उसको करना है कि उसको, जैसे मैंने शुरू में कहा कि कफ दोष निकलने को बैठा है, जस्ट गिव द चांस। जैसे कहते हैं ना कि उसको आप थोड़ा सा छेड़ने की जरूरत है, और छेड़ा नहीं कि वो निकल पड़ा नहीं वाली स्थिति हो, तब आपको सद्यो वमन करवाना है। और उसमें बहुत स्नेहपान करवाने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने एक दिन स्नेहपान किया या 2 दिन स्नेहपान किया, इतना उत्क्लेश हो जाएगा कि आपको लगेगा कि अब इसको तुरंत विमन करवाना चाहिए। इन दैट केस यू हैव टू गो फॉर अ सद्यो वमन और सद्य विरेचन, अदरवाइज नो। अदरवाइज आपको प्रॉपर से दोषों का उत्क्लेशन करवाना पड़ेगा, भले वो शोधनार्ह है, भले उसमें बहुदोषावस्था है, पर वो दोषों को इतने लेवल पे लाना कि वो शाखा से कोष्ठ में आए, उतना उत्कृष्ट करना, उसके लिए आपको स्नेहपान बहुत जरूरी है। स्नेहपान जब तक नहीं करोगे, ईच एंड एवरी सेल विल नॉट बी फुल ऑफ घी और ऑयल until unless, तब तक आपका वो दोष शाखा से कोष्ठ में आएगा नहीं। और अगर आपने स्नेहपान प्रॉपर नहीं करवाया है तो लिख के लिए लीजिए, आपका प्रॉपर संशोधन होगा नहीं, आपको रिजल्ट मिलेगा नहीं। बहुत सारे लोग ये करवाते हैं कि हमने हरितकी दे दी या इच्छा भी दी, यूं ही दे दिया और विरेचन हो गया। नो, दैट इज नॉट विरेचन, वो कुष्ठ शुद्धि है। वो आपने जीआई ट्रैक्ट को क्लीन कर लिया, पर जो आपकी शाखाओं में दोष है वो नहीं आपने शुद्ध किए। और पंचकर्म एकमात्र विधा है विश्व भर में कि जो आपको ये मौका देती है कि जो आपके शाखाओं में दोष है। मैं सिंपल सा कहता हूं कि जो एक आपके बाजू में एक सेल पड़ा है, उस सेल में से जो टॉक्सिन निकालने हैं, तो टॉक्सिन निकाल सकता है कोई, तो वो पंचकर्म है, और उसका माध्यम है स्नेहपान। और इसलिए अगर
आप संस्कारित घृत पिलाओगे तो होगा क्या, आपका मकसद क्या है घृतपान का? दोषों को उत्क्लिष्ट करवाना। अब आपने क्या किया, जैसे पंचकर्म है, अब कुष्ठ में आप करवाना चाहते हैं या कोई पित्तज व्याधि है जिसमें आप पित्त प्रकोप ज्यादा है और उसमें आप स्नेहपान करवाना चाहते हैं, आपने पंचतिक्त घृत लिया सपोज। अब पंचतिक्त घृत लिया या सिंपली गुड़ुचि घृत लिया, आप मान लो ना कि गुड़ुचि घृत लिया आपने। अब गुड़ुचि घृत आप 200 ml लास्ट देते हैं सपोज, तो 200 ml गुड़ुचि घृत आपने अंतिम दिन पे पिलाया, तो ये तो मान सकते हैं हम कि 200 ml घृत में एटलीस्ट 30 to 40 ग्राम या 50 ग्राम जितना गुड़ुचि होगा, मान के चल सकते हैं। तो अगर 50 ग्राम गुड़ुचि आप स्टेट देंगे तो क्या होगा, वो शोधन करेगा, वो उत्क्लेशन करेगा या शमन करेगा? यूजुअली आप गुड़ुचि की मात्रा क्या देंगे, 3 से 5 ग्राम, 6 ग्राम दिन में 3 बार, मैक्सिमम 2 ग्राम। वहां सीधा आप 30-40 ग्राम स्टेट डोज गुड़ुचि का देंगे तो आप शोधन करवाने जा रहे हैं कि शमन करवाने जा रहे हैं, एंड यू आर कंफ्यूजिंग द बॉडी। वो पर्टिकुलर कंडीशन में कहा है कि जहां पित्त की ऋतु हो और पित्ताधिक्य हो तब मात्र, और वो भी तिक्त घृत देने को कहा है। उसका मकसद ये है, वो साइंटिफिक है, वो भी कि बीपी इतना ना बढ़े कि जिससे हेडेक हो और दूसरे प्रॉब्लम हो, तो वो उनका मकसद है। तो वहां वो आप दो अलग बातें वो सुश्रुत ने कहा है, पर अदरवाइज कहीं भी शास्त्रों में संस्कारित घृत से स्नेहपान करने की बात नहीं कही। जहां आप स्नेहपान करोगे वो शुद्ध अच्छे स्नेह से ही स्नेहपान करोगे, और अच्छे स्नेह से ही स्नेहपान करवाना है, तभी आपको अच्छे परिणाम मिले। और मैं तो ये भी कहता हूं कि क्यों भाई, किसी ने कभी भी फलघृत या पंचतिक्त घृत पिया है? वैद्य को ये करना चाहिए। मैं हमेशा मेरे ओपीडी में जो बच्चे बैठते हैं उनको कहता हूं कि आप पंचतिक्त पिला रहे हो ना, एक चमची खुद पी के देखना, या फलघृत आप पिलाने की कहते हो, 1 चमची आप खुद पी के देखना। ये आपको पता चलेगा कि किस मानसिकता से और किस प्रॉब्लम से पेशेंट गुजर रहा है। यू कैन फील हिज प्रॉब्लम एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड। तो इस जमाने में जब स्वाद को लोग इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्यों जबरदस्ती करना? वैसे भी घृत का स्वाद बहुत सारी, इस जनरेशन को तो मुश्किल है आप समझा पाए, पर आप कोशिश करें कि भाई चलो जहां तक हो सके अच्छे स्नेहपान जाएगा तो पेशेंट कंफर्टेबल रहेगा। अब उसको समझा सकते हैं कि भाई घी ही तो पीना है, क्या है, और उसको थोड़ा सा सिस्टम फॉलो करते हुए पिलाओगे तो प्रॉपर से वो स्नेहपान करेगा। तो अच्छे पे होना चाहिए, एंड देन गो फॉर शोधन और शमन। और जितना आपके सम्यक स्निग्धि के लक्षण मिले होंगे उतना स्मूथली आपका शोधन होगा। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप अगर बहुदोषा अवस्था भी है तो भी आपको प्रॉपर वे में स्नेहपान करवाना पड़ेगा और उसके बाद ही शोधन करना पड़ेगा। और मैंने ये देखा है कि पीपल यूज टू क्योंकि लोग डिमांड करते हैं कि भाई मैं ऐसे खाऊंगा या मैं ऐसे पीऊंगा, या मैं घृतपान के बारे में भी बहुत बोलता हूं, पर यहाँ इसको मैं बहुत नहीं बोलूंगा। पर लोग बहुत आपसे लिबर्टी लेते हैं कि साहब मैं ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस चलेगा, मैंने विरेचन करवा लिया, एक दिन मैंने छुट्टी ले ली, फिर कल से जाऊंगा। वो जाएगा, आप मेरा कोई काम नहीं है साहब, मुझे टेबल पे बैठना है। कैन यू अलाउ इट? नो, यू कैन नॉट। क्यों? होगा क्या, वो जाएगा दूसरे दिन से और उसको नहीं पता है कि ज्यादा बोलना या ज्यादा लिखना या ज्यादा सोचना वात प्रकोप करता है। वो करेगा, आपने उसका शोधन किया है, उसका अपतर्पण हुआ है, वायु की वृद्धि हुई है, दोष धातु रिप्लेनिश नहीं हुई है, और वो ये करेगा तो कॉम्प्लिकेशंस होंगे। और कॉम्प्लिकेशंस होंगे तो पेशेंट ये नहीं कहेगा कि कॉम्प्लिकेशंस मैंने आपकी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करी इसलिए नहीं हुआ, वो ये कहेगा कि आपने ठीक नहीं किया। आपको पता भी नहीं कि उसने गड़बड़ करी। मैं एक सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ, वो मैं नाम से बता सकता हूँ क्योंकि वो मेरे अच्छे मित्र भी रहे हैं और अभी रिटायर भी हो चुके हैं। ही इज अ वेरी स्पोर्टी पर्सन, सो वो उसको बुरा नहीं मानेंगे। हमारे जो रजिस्ट्रार थे, एक्स रजिस्ट्रार,
यूनिवर्सिटी में। तो जब शुरू में उन्होंने, वो बेसिकली जियोलॉजिस्ट थे, तो वो तो उनका आयुर्वेद से लेना देना नहीं, लेकिन आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में आए, चर्चा होती थी और उनको इंटरेस्ट पड़ा, तो उन्होंने कहा मुझे करवाना है शोधन, और विरेचन करने की बात हुई और उनका स्नेहपान शुरू हुआ और मैं ही करवा रहा था। स्नेहपान शुरू हुआ तो हमने जो उनका कोष्ठ निर्धारण किया, उस हिसाब से तीसरे दिन चौथे दिन उनको 120 या 130 तक जाना चाहिए और कुछ लक्षण मिलने चाहिए, वो था। 4 दिन हुए, चौथे दिन मुझे उन्होंने कहा, मेरे को तो हर रोज 12-1 बजे भूख लग जाती है। अब चौथे दिन तो मेरे हिसाब से उनको अराउंड 3 o'clock भूख लगनी चाहिए, पर उनको लग जाती थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैंने उनको पूरा असेसमेंट किया कोस्ट का, फिर से बात तो वही थी। चौथे दिन तो मैंने पिला दिया, 5वें दिन हम वहीं खड़े थे। देन मुझे डाउट आया, तो मैंने कहा आप एक काम करो, मैं पूछूं ऐसे नहीं, आप सुबह से उठ के क्या करते हैं शाम तक, ये मुझे कहना शुरू करो। और उन्होंने कहना शुरू किया और शुरुआत ही वहीं से हुई कि मैं उठता हूं और वो जब आप जैसे कहा है आपने, इस तरह से मैं घृतपान करता हूँ सूर्योदय के समय पे, और फिर मैं वॉकिंग के लिए निकल जाता हूँ और मैं 45 मिनट से 30 घंटा भर वॉकिंग करता हूँ, फिर आता हूँ। मैंने कहा क्यों वॉकिंग पे निकल जाते हैं भाई? तो उन्होंने कहा कि साहब इतना घी पिया है तो वो कैसे डाइजेस्ट होगा ना, इसलिए मैं वॉकिंग पे निकल जाता हूँ। अब ये देखिए, हॉस्पिटलाइज पेशेंट नहीं किया है उसकी एक तो एक कंडीशन, और दूसरी की वो कैंपस में ही रहते थे, तो हमको तो था कि क्या है वो तो हर एवरीडे ऑब्जर्वेशन में ही है। फिर भी ये घटित हुआ। वो ये मानते हैं, उनको नहीं पता, उनको तो ये है कि वो घी पी रहे हैं, उसको हजम करना है, तो वॉकिंग में निकल जाते थे। अब मैं कितना पिलाता रहा हूँ, वो हजम करते रहे और डाइजेशन उनका इम्प्रोवाइज होता रहा, क्योंकि वो घी जाता रहा, अग्नि ठीक होती रही, हम ज्यादा देते रहे, वो एब्जॉर्ब करता रहा उनका बॉडी। उनका उत्क्लेश होने की बजाय उनका ब्रूहण शुरू हो गया। तो देन आई एक्सप्लेन हिम कि भाई ये नहीं है, ये हमें इसका सीधा एब्जॉर्ब होना है, ये इसको रूटीन डाइजेशन में नहीं जाना है, दैट इज द पर्पस, और इसलिए उसको हम सुबह पिलाते हैं और उसका मकसद सुबह पिलाना यही है। तो मैं आपको खाने के साथ घी ना देता। तो देन ही रियलाइज, और फिर उनका शोधन हुआ और फिर वो सिस्टम से हुआ। सो ऑल दिस स्मॉल थिंग्स यू हैव टू कीप इन द माइंड। पेशेंट को अगर आपने ठीक से प्रॉपर हैंडल नहीं किया तो आपका शोधन उल्टा होगा और मुश्किलें पैदा होंगी। तो दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द क्लिनिकली संशोधन। आप जो संशोधन करते हैं उसमें शास्त्र में तो बहुत माइन्यूट चीजें कही है। हम जब उसको पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि इसमें क्या है। उन्होंने कैटेगरिकली सब चीजें कही हैं, फिर भी हमें लगता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम समझते ही है ना। पर हमें लगता है कि हम समझते हैं, पेशेंट नहीं समझता। पेशेंट को बहुत आम बात लगती है, क्योंकि वो बहुत दूसरा भी सुनता है। उसको आप कहोगे ना कि लघु आहार लेना, एक सिंपल सा दूसरा एग्जाम्पल, लघु आहार लेना, हम क्या कहेंगे, आपने घी खाया, स्नेहपान करवाया, लोग जो घर पे करवाते हैं ना उसमें जो गड़बड़ होती है, हम ये कहते हैं कि लघु आहार लेना, लाइट डाइट। तो पेशेंट समझता है कि लाइट डाइट देना है, उसकी व्याख्या लाइट डाइट की अपनी है। वो क्या करेगा, बहुत सारे पेशेंट, मैंने 2-3 पेशेंट ऐसे देखे कि जिनमें इंडाइजेशन हुआ और डायरिया होने लगे तीसरे दिन घी पीने से। तो मुझे लगा ये क्यों है। देन आई वेंट इन द डीप कि ये क्यों हो रहा है। पता चला कि वो लाइट डाइट मीन्स वो ये समझ रहे थे कि सलाद खाना। उनके हिसाब से सलाद जो है वो लाइटेस्ट डाइट है, क्योंकि वो फैट नहीं बढ़ाता, और वो जब भूख लगे पेट भर के सलाद खाएंगे और फिर करेंगे। अब आयुर्वेद के हिसाब से देखो तो वो गुरु है। सलाद जो है वो आपने बिना कुक किया हुआ सलाद खाया, वो गुरु है पचने में। आपने इतना घृतपान किया है और उसके ऊपर से सलाद खाया, वो इंडाइजेशन करने ही वाला है, और वो इंडाइजेशन होके उनके डायरिया हुए। सो दीज आर वेरी स्मॉल थिंग। और इसलिए जब भी आपको पंचकर्म पर्टिकुलरली शोधन करने को कहा है, तब ये कहा गया है कि शुड बी इंडोर अगर संभव है। नहीं संभव है
तो किसको करना? मेरा जो अनुभव है कि जो जितेंद्रिय हो और जो विषगवश्य जिसको हम कहते हैं ना, कि आपको बिना पूछे पानी भी नहीं पिएगा, ऐसा पेशेंट आपको पता है, आप उसको पहले से ट्रीट करते हैं और आपको पता है कि ये विषगवश्य है और जितेंद्रिय है, उस पेशेंट को आप अलाउ कर सकते हैं कि भाई ओके, यू विल बी अंडर द close supervision but at home, and then you can do this thing. So these are the things where which you have to keep when you are going for in the mind when you are going for the शोधन. और बहुत सारी बातें हैं शोधन के लिए, तो मैं बोलूँ तो 2 दिन बोल सकते हैं, बहुत सारे अनुभव मैं सुना सकता हूँ, और क्योंकि टॉपिक इतना वास्ट है, मैं कहाँ से पकड़ूं और कहाँ छोड़ूं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, पर आई थिंक आई हैव टेकन इनफ टाइम. तो मैं ये मेरी बात को यहीं खत्म करता हूं. इफ देयर इज एनी क्वेश्चंस, दे आर मोस्ट वेलकम. आई वुड लाइक टू गिव द आंसर, और फिर कभी मौका मिला तो हम पंचकर्म पे पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करेंगे, क्योंकि दिस इज रियली इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बट इट इज रियली वास्ट वन, कि कहाँ पकड़े कहाँ छोड़े वाली स्थिति है. बट देन आई ट्राइड टू जस्टिफाई द थिंग्स. फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, खास करके प्रोफेसर बलदेव जी का और वैद्य हेतल जी का. फिर से मैं आभारी हूं कि मुझे आप लोगों के साथ मेरे विचार रखने का मौका दिया. धन्यवाद जी. डॉक्टर साहब, आपने बहुत ज्यादा बारीकी से बहुत सारे पॉइंट्स का आपने विश्लेषण किया, और मैं मानती हूँ कि हमारी व्याख्यानमाला से हम जो सोचते हैं कि भाई हम भारत के लोगों की पहली चॉइस बने, उनको कुछ भी होता है तो वो आयुर्वेद में आकर अपनी चिकित्सा की सलाह लेने के लिए वो सबसे पहले अपने पास आए, और हम साथ मिलकर बहुत अच्छा आयुर्वेद के माध्यम से भारत के लोगों की सेवा करने का एक हमें बहुत अच्छा अवसर मिले, और हम यही तमन्ना से बहुत सारे अध्येताओं को भी तैयार करें. और मुझे याद है कि मैंने जब आपसे फोन किया तब आपने कहा था कि नहीं, तुम कोई सा भी टॉपिक बता दो. तो मुझे ये टॉपिक सच में ऐसा लगता था कि कैसे डिसाइड करें, क्योंकि मैं जब ओपीडी में देखती हूँ कि इसे तो संशोधन की आवश्यकता है ही, और पेशेंट कह रहा था कि 2 महीने बाद करेंगे, 1.5 महीने बाद और देखूंगा, तो वो उसी महीने कंसीव हो जाती है. तो मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि अच्छा, अपना एवोल्यूशन कहीं ना कहीं कमजोर है. हमें लग रहा था कि नहीं, पहले संशोधन ही हो, फिर कोई रिजल्ट मिलने की ज्यादा उम्मीद है, जबकि इनफर्टिलिटी 6-8 साल से है. तो ऐसा मैंने देखा, इसलिए मुझे ये विषय बड़ा ऐसा लगा था कि अपना ज्ञानवर्धन के लिए ये एस्पेक्ट को बहुत अच्छी तरह से सही करना जरूरी है. और आपने इतने व्यस्त होने के बावजूद भी बहुत अच्छी तरह से तुरंत समय निकाला. और एक मैं सभी दूसरे जो स्टूडेंट्स इसको सुन रहे हैं उसको ये कहना चाहूंगी कि आप देखिए कि सर के इतना बृहत ज्ञान विज्ञान उनके पास है, उसके बावजूद भी उन्होंने विरल भाई शाह का लेक्चर कैसा एंजॉय किया है. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. मुझे भी कहना अच्छा नहीं लग रहा था, मगर मैंने सोचा कि पता है, हमारे इमरजेंसी कार्यकर्ता है वो, कि जब भी जैसे किसी स्पीकर ने कहा कि 10 मिनट लेट आएंगे ऐसे कुछ, तो मैं विरल भाई को कह देती हूँ कि थोड़ा सा हमें पढ़ा दीजिए. तो मैं इसीलिए भी वो ज्ञान थोड़ा संचित रखना चाह रही थी कि भाई अगले लेक्चर में हम फिर सुन लेंगे. तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनूप जी, आप हमारे आग्रह पे यहाँ आए, और आगे भी आप हमें इसी तरीके से ज्ञान यज्ञ में आहुति देकर अनुग्रहित करेंगे, ऐसी हमारी अभिलाषा है. बहुत बहुत धन्यवाद विश्वारित परिषद की ओर से. धन्यवाद भाई साहब. ओवर टू यू डॉक्टर हार्दिक. धन्यवाद सर. हाँ जी, डॉक्टर करतार सिंह भाई साहब अभी शायद वो प्रीवियस मीटिंग से फ्री नहीं हुए होंगे, तो आप संधू सर से एक बार, है ना, वो वाला ऐसे आगे कंटिन्यू कर लीजिए. जी 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 जी. धन्यवाद डॉक्टर अनूप ठाकर सर. आपने अपने चिकित्सकीय अनुभव के द्वारा जो हमारा ज्ञानवर्धन किया है, इसके लिए
विश्व आयुर्वेद परिषद NIA ब्रांच की पूरी टीम की तरफ से मैं आपका साधुवाद एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब कार्यक्रम के अगली श्रृंखला के लिए मैं हमारे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर बलवीर सिंह सद्धू सर से निवेदन करूंगा कि वो उद्बोधन के लिए आए। सर, आप श्री कृष्ण आयुर्वेद कॉलेज कुरुक्षेत्र में काय चिकित्सा विभाग के अंतर्गत विभागाध्यक्ष के पद को आप सुशोभित कर रहे हो। आपके अंडर में बहुत सारे नेशनल एवं इंटरनेशनल जर्नल में आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। आप 2 से ज्यादा किताबें भी आपने पब्लिश करवा चुकी है। आपका चिकित्सकीय अनुभव भी बहुत ही वास्ट रहा है। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप उद्बोधन के लिए आए और हमें अनुग्रहित करें। प्रोफेसर डॉक्टर बलवीर सिंह सर। सर, अनम्यूट करना पड़ेगा संधू सर। हाँ जी 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 जी। अब ठीक है। हाँ, माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर बलदेव कुमार जी, डॉक्टर अनूप ठक्कर जी, और कहें हमारे नाइट वॉचमैन डॉक्टर विरल शाह जी, डॉक्टर हेतल जी, डॉक्टर चुडासमा, और आई एम मिसिंग डॉक्टर करतार सिंह जी, उनको भी याद करते हुए सर्वप्रथम मैं बधाई देना चाहूँगा डॉक्टर हेतल जी को, डॉक्टर बलदेव जी को कि इन्होंने ये एक अनवरत श्रृंखला चलाई है ज्ञानवर्धन की, जिसका ये 276वां व्याख्यान है। अनवरत श्रृंखला चलाना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सारे झंझावात आते हैं, अपने कार्य भी होते हैं, बहुत सारी बाधाएं आती है, उसके बावजूद ये ज्ञान श्रृंखला अनवरत चली है, अप्रवाहित रही है, कि कहीं से भी प्रतिहत नहीं हुई है। इसके लिए आप विशेष बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट, विरल भाई शाह जी ने गोक्षुर के बारे में बहुत अच्छी चीज, कोई भी व्याख्यान होता है उसमें कोई एक बात भी अच्छे से हाईलाइट हो जाए, वो समझिए उसकी उपयोगिता सिद्ध हो जाती है। उन्होंने बताया, हाईलाइट किया कि गोक्षुर भेदन है, लेकिन उसके बावजूद स्तंभन भी है और शीतल भी है। ये इसका विशेष प्रभाव है। अदरवाइज क्षार होता है, भेदन होता है, लेकिन उष्ण होता है और स्तंभन नहीं होता। तो ये बहुत अच्छे से इन्होंने गोक्षुर के बारे में हाईलाइट किया है, ये विशेष साधुवाद के पात्र हैं। उसके बाद डॉक्टर अनूप जी ठक्कर अभी वैसे तो प्रशासक भी हैं, वाइस चांसलर पद भी सुशोभित कर रहे हैं, डायरेक्टर भी है, विभाग अध्यक्ष भी हैं। उस कैपेसिटी में तो ये पूरे कामयाब है ही हैं। लेकिन जिस समय मैं सुन रहा था तो ये लग रहा था कि प्रशासक ना होकर एक क्लिनिशियन ही बात कर रहे हैं। ये अवसर के अनुसार उस रोल में ढल जाना ये एक बहुत बड़ी बात होती है। अनूप जी ने सबसे पहले हाईलाइट किया कि संशोधन और संशमन है क्या। एलोपैथी को संशमन से कंपेयर किया, संशोधन को जो है संशोधन आयुर्वेद की ने लिया, होम्योपैथी संशमन के साथ हुई, एलोपैथी भी होम्योपैथी समानता के रूप में लिया और एलोपैथी को संशमन के रूप में लिया, और आयुर्वेद को एक बैलेंस के रूप में लिया। आयुर्वेद जैसी आवश्यकता होती है वैसा ही आचरण करने के लिए कहता है। ज्यादातर संशोधन पर व्याख्यान हमारा केंद्रित रहा, और सबसे पहले उन्होंने बताया कि पंचकर्म, प्रत्येक पंचकर्म संशोधन नहीं है, पंचकर्म में संशमन चिकित्सा भी आती है। स्नेहन संवेदन करते हैं या हम वृंगन वस्तिया करते हैं, वो सारे उसमें आ जाते हैं। संशोधन चतुष्प्रकार संशुद्धि वही संशोधन है। स्वस्थ वृत्त में
पंचकर्म का प्रयोग कैसे करना है। एक उन्होंने हाईलाइट किया कि बहुदोष जब हो तभी हमने संशोधन करना है। इस बात को भी उन्होंने टच किया कि फिर जब ऋतुओं के अनुसार हम करते हैं तो बहुदोष है या नहीं है, तब भी करते हैं स्वस्थ वृत्त की दृष्टि से, तो उसको अच्छे से हाईलाइट किया कि उसमें हमें मृदु संशोधन करना है ऋतु के अनुसार स्वास्थ्य की दृष्टि से। संशोधन की मात्रा का भी बहुत अच्छे से, बहुत व्यवहारिक उनका विश्लेषण था। पता चल रहा था कि डॉक्टर साहब ने जो है पिछले 20-25 साल से पंचकर्म को जिया है, पंचकर्म के साथ रहे हैं, उसको आत्मसात किया है, तभी वो इतना स्पष्ट बोल पा रहे थे। संशोधन की मात्रा का उल्लेख किया। एक उन्होंने निष्णांतता आवश्यक है कि पढ़ना काफी नहीं है, हम बार बार पढ़ते हैं, हमें लगता है कि हम इसको कर लेंगे, लेकिन जब करने चलते हैं तब दिक्कत आती है। सुझाव दिया डॉक्टर ठक्कर जी ने कि आपको इसके लिए किसी निष्णांत के साथ लगातार रहकर सीखना आवश्यक है। डॉक्टर बलदेव जी तो समझ सकते हैं, जैसे पंजाबी लहजा है कि रढ़ना भी है और पढ़ना भी है। यानी पढ़ना तो एक थ्योरेटिकल ज्ञान है, रढ़ना मीन्स प्रैक्टिकल ज्ञान है, तभी आप पंचकर्म जैसी विधा में आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर साहब ने विषय को रोचक बनाए रखने के लिए कुछ क्लिनिकल केस स्टडीज का भी उल्लेख किया। लंग फाइब्रोसिस के बारे में बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत अच्छा लगा। आयुर्वेद पर और डॉक्टर साहब पर बहुत फक्र हुआ। और क्योंकि लंग फाइब्रोसिस में जब फाइब्रोसिस हो जाता है तो मुख्य तौर पे हम मान के ये चलते हैं कि वहां वायु की वृद्धि हो गई है, लेकिन चूंकि स्थान कफ का है तब संशोधन तो बन ही जाता है इस थ्योरी से। डॉक्टर साहब ने संशोधन किया और 28 से 30 साल की अवस्था में ये किया संशोधन। हाँ, देश काल बल के अनुसार जब हम चिकित्सा करते हैं, पेशेंट हमारा यंग है, तो कैलकुलेटेड रिस्क लेने में या कैलकुलेटिव डिसीजन लेने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम जो भी कर रहे हैं वो हमारे माइंड में होना चाहिए कि हम कर क्यों रहे हैं, कितना कर सकते हैं और उससे हम अपेक्षा क्या करते हैं। डॉक्टर ठक्कर जी ने वैसा ही किया और वैसे ही उन्होंने इसमें कामयाबी पाई। ब्लीडिंग डिसऑर्डर का जो केस था वो भी बहुत सुखदाई, प्रसन्नता देने वाला, हैरानी करने वाला केस रहा। और इस प्रकार के केसेस से हमें प्रसिद्धि मिलती है, मान सम्मान मिलता है। और उम्मीद करता हूँ, जैसे डॉक्टर ठक्कर जी ने कहा कि जल्दी ही इसको केस स्टडी के रूप में पब्लिश कराएंगे, अच्छा रहेगा, हाईलाइट होगा। और हमारे पास आयुर्वेद के क्षेत्र में हमें दूसरों के क्षेत्र में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतनी व्याधियां हैं, इतना बड़ा देश है, इतनी जनसंख्या है, हमारे पास अपना स्फीयर ही काम करने के लिए, अपने आप को चमकाने के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए वही सफिशिएंट है। बस हम चुन ले के हमें करना क्या है। 1 या 2 क्षेत्र में भी काम करे तब भी काफी अच्छा रहता है। एक डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा गलतफहमी को दूर किया। शायद हम भी जब जामनगर में स्टूडेंट थे शायद ऐसा सोचते थे कि अगर आम का ज्यादा है तो सौंठ युक्त घृत दे दे, या अग्निमान है तो चित्रक युक्त घृत दे दे। लेकिन बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब ने हाईलाइट किया कि अच्छ स्नेह इसमें देना चाहिए। जब आप संशोधन की दृष्टि से चल रहे हैं, अगर आप संशमन करना संशोधन में शुरू कर दिया तो ये कंट्राडिक्टरी हो जाएगा, आपका पर्पज डिफीट हो जाएगा या प्रॉपरली अचीव नहीं होगा। मैं रिपीट वही कर रहा हूं जो डॉक्टर साहब ने कहा, पर्पज मेरा ये है कि ये सभी चीज जो विद्वान यहाँ बैठे हैं, खासकर हमारे छात्र बैठे हैं, उनको ये दोबारा से रिवाइज हो जाए। रिवीजन होना बहुत जरूरी होता है। दूसरा, सद्य वमन के बारे में डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से कहा कि सद्य वमन करना कब है। सद्य वमन हमारी सहूलियत नहीं है, पहली बार ये हाईलाइट हुआ कम से कम मेरे आगे। सद्य वमन हमारी आवश्यकता है। अगर सद्य वमन की स्थिति स्वयं खड़ी है तभी सद्य वमन करना, आपने अपने आप से नहीं करना है। अदरवाइज वो तो
कहीं ना कहीं वायु को प्रकोप करने का कारण बनेगा। अगर हम जो है तुरंत किसी को बुलाया, चलिए आपको समय नहीं है, हम कर देते हैं, नमक का पानी पिलाया, उल्टी किया और जाइए, वो तो वायु का ही प्रकोप करेगा। और एक सर ने परिहार विषय के बारे में भी बहुत अच्छे से बताया। हम छूट दे देते हैं पेशेंट को, वो नहीं देना चाहिए। जो हमारा शास्त्र है हमें उस पर वर्ड टू वर्ड इन लेटर एंड स्पिरिट एडहियर करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर अनूप ठक्कर जी का व्याख्यान, बहुत ही व्यवहार परक, और जिससे ये लगता था कि डॉक्टर साहब ने पंचकर्म को जिया है, आत्मसात किया है, खुद किया है और उसमें जी रहे। और जैसे आतुरस्य अंतर आत्मानम जाना होता है, वैसे डॉक्टर अनूप जी पंचकर्म की अंतरात्मा में प्रवेश किए हुए हैं, इस प्रकार से रहेगा। और जब ऐसी स्थिति आती है तभी हम जो है उसमें से सही रिजल्ट निकाल सकते हैं। निष्ठापूर्वक जब काम करते हैं, लगन से करते हैं, तभी हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। और मैं समझता हूं कि इनके कुशल नेतृत्व में जामनगर विश्वविद्यालय और तरक्की करेगा और जो है प्रोग्रेस के पाथ पर आगे बढ़ेगा, फॉरवर्ड करेगा, ऐसी उम्मीद है। और अच्छा लगा जामनगर की जो उच्च परंपराएं हैं जिनको हम जी के आगे बढ़े हैं, वो आपने कायम रखी हुई है। और मैं धन्यवाद करता हूं विशेष रूप से अपने कुलपति महोदय, श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी के पहले कुलपति महोदय डॉक्टर बलदेव जी का, इनके कुशल, जिन्होंने मेरे को यहाँ सम्मुख होने का अवसर दिया। और मैं बताना चाहूँगा कि इनके कुशल नेतृत्व में श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय दिन प्रतिदिन प्रगति के पथ पर अग्रसर है। जो चीजें हम सालों से संघर्ष कर रहे थे वो बड़े ही सहज भाव से यहाँ ले आए। पीजी हमारा बहुत बड़ा विषय था, नहीं आ पा रही थी क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के साथ कई चक्कर होते हैं, फाइनेंस का सबसे बड़ा चक्कर होता है। हम यूनिवर्सिटी भी मांगते थे, वो भी नहीं मिल रही थी। जब ये डायरेक्टर बने, इनके प्रयासों से यूनिवर्सिटी बनी। उसके बाद पीएचडी प्रोग्राम नहीं शुरू हो पा रहे थे, इनके प्रयासों से शुरू हुए। और इनकी जो कार्य कुशलता है और दक्षता है वो इस बात में है कि सरकार का पैसा भी खर्च नहीं कराते। काउंसलिंग होती है हर साल, पहले साल से काउंसलिंग का खर्च डॉक्टर बलदेव जी के नेतृत्व में कम हो जाता है। यूनिवर्सिटी 100 एकड़ में हमारी बनने जा रही है, लेकिन फिलहाल डॉक्टर बलदेव जी ने उसको 23 एकड़ में समा दिया है। मैं समझता हूँ, वैसे थोड़ा मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि ताकि सभी को प्रेरणा मिले कि कैसे हम कम खर्च में बहुत ज्यादा उपलब्धि पा सकते हैं। संसाधन सरकार के नहीं, हम सबके कॉमन है। डॉक्टर बलदेव उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। अदरवाइज ये भी हो सकता था कि हम हर कार्य के लिए, हर कार्यालय के लिए अलग से कहीं बिल्डिंग किराए पे लेते, उसका किराया देते, अलग से फर्नीचर खरीदते। वो सब इन्होंने हमारी स्टेट गवर्नमेंट की और हम सब की बचत की है और बड़े ही शांति के साथ विकास के पथ पर यूनिवर्सिटी को अग्रसर कर रहे हैं। रिसर्च प्रोजेक्ट और एमओयू बहुत सारा। और वो तो सभी को ज्ञात ही है कि कोरोना के लिए सबसे पहली जो मेडिसिन है उसका प्रोटोकॉल हमारे कुलपति महोदय डॉक्टर बलदेव जी ने ही प्रस्तुत किया था। इसके लिए ये विशेष क्लैपिंग और विशेष साधुवाद के पात्र है। और मैं आप सभी विद्वत जनों का आभार प्रदर्शन व्यक्त करता हूँ कि आपने मेरा उद्बोधन ध्यान से सुना। अगर बोर हुए तो झेलते रहे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे डीजी साहब साथ जुड़ चुके हैं, शायद उनका हम स्वागत कर सकते हैं। धीमान से तो हमारे बीच प्रोफेसर डॉक्टर करतार सिंह धीमान सर। डॉक्टर नहीं है। जी सर। वैद्य। जी वैद्य। जी सर। जी सर।
प्रोफेसर वैद्य करतार सिंह धीमान सर, आपका हार्दिक अभिवादन एवं स्वागत है। सर, आपने बीएमएस की पढ़ाई पपरोल आयुर्वेद कॉलेज से की है, एमडी की पढ़ाई गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर से की है। वर्तमान में आप डायरेक्टर जनरल के पद को सुशोभित कर रहे हैं। आपके कुशल मार्गदर्शन के अंदर 9 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने पीएचडी और 25 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने एमडी पूर्ण किया है। तो आशीर्वचन के लिए मैं आपको विनम्र निवेदन करता हूं कि आप आइए और हमें अनुग्रहित करिए। ओवर टू प्रोफेसर वैद्य करतार सिंह धीमान सर। धन्यवाद वैद्य बलदेव जी, और धन्यवाद वैद्या हेतल दवे। आपने मुझे अपने साथ जोड़ के जो आपका सतत शिक्षा का ये कार्यक्रम चलता है, मैं शायद इसमें आप एक बार फिजिकली अटेंड किया था इसको, और आज मुझे आपने अप्रत्यक्ष रूप से अपने साथ जोड़ा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आयुर्वेद प्रणाली को कैसे हम मेन स्ट्रीम चिकित्सा प्रणाली बनाएं, हम सबका मूल उद्देश्य, जिस भी क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, हम सबका मूल उद्देश्य तो ये है। इस मूल उद्देश्य के लिए सतत कार्य करते हुए शिक्षा सबसे पहला पड़ाव है, और शिक्षा में भी सतत शिक्षा और अपने ज्ञान को परिष्कृत करना, बढ़ाना, और संभाषा से उसमें जो भ्रम भ्रांतियां हैं उनको दूर करना और एक दूसरे के साथ बांटना, ये प्रक्रिया अगर सतत चलती रहे तो मैं समझता हूं कि ज्ञान गंगा के प्रवाह में कोई व्यवधान नहीं आता, और जैसे रुका हुआ जल कुछ समय के बाद अपनी दुर्गंध देना शुरू करता है, वैसे ही ये ज्ञान एक जगह पर रुक जाए या हम इसमें दूसरों की बात को सुनकर समझकर उसका एनालिसिस करके अपने ज्ञान को परिष्कृत नहीं करते, तो वही बात ज्ञान के साथ होती है और एक रोग पैदा होता है जिसको मैं नाम देता हूं ज्ञान अजीर्ण। और आयुर्वेद की भाषा में आप देखें तो अजीर्ण बहुत सारे रोगों का कारण है। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि हम एक जगह पर स्टैग्नेट हैं, तो ज्ञान अजीर्ण ना हो, ये स्थिति भी हमें साथ साथ में बनाए रखनी चाहिए। जैसे कुक्षी में भोजन करते समय त्रिविध कुक्षीय का एक विधान रखा है, वैसे ही मित्रों ये आप संभाषा करते हुए, पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए ऐसा ही त्रिविध मस्तिष्कीय भी आप एक कंसेप्ट बना लें और दूसरों की बात को सुनने, समझने, एनालाइज करने, अच्छी को ग्रहण करने, अपने भ्रम या अज्ञान को हटाकर उस मेमोरी प्लेस पे नई बात को रख लेने की आदत भी हम अगर डालें तो मैं समझता हूं कि एक अच्छी प्रक्रिया शुरू होगी। और जो हमारा मूल उद्देश्य मेन स्ट्रीम चिकित्सा प्रणाली में आयुर्वेद को लाना, इसके लिए बहुत सारे किंतु परंतु हैं। इन किंतु परंतु में एक नया शब्द हमारे लिए बाधा बनता है कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होनी चाहिए। आप प्रूव करिए, और जब हम प्रूव करने लगते हैं, कार्य करते हैं, जो भी जिस भी स्तर पर कर पाते हैं, तो वही रिजल्ट हमें मिलते हैं जो हमारे ज्ञान भंडार वेदों में लिखा है। तो भारत में हम लोगों के द्वारा एक और मुहिम चलनी चाहिए कि भाई अगर आप वेदों को ज्ञान का साधन या सोर्स मानते हैं तो हमें इस चिकित्सा प्रणाली को जो वेदों से ही निकली है, इसको भी मूल रूप से स्वीकार करके जिस भाषा में आप समझते हैं
इस भाषा में समझाने की जिम्मेवारी क्या अकेले हमारी है? क्या ये जिम्मेवारी अकेले हमारी है? अगर आप भारतीय हैं, अगर आप भारतीय हैं, भारत का सम्मान देखना चाहते हैं, विश्व गुरु देखना चाहते हैं, तो उतनी ही जिम्मेवारी प्रत्येक भारतीय नागरिक की है, भले वो वैज्ञानिक है, भले वो चिकित्सक है, भले वो कोई भी आदमी है। तो इस बारे में भी हम लोगों को संगठित होके, अगर कोई कहता है कि जी आपने इसमें एविडेंस क्रिएट नहीं किया, तो क्या जिस भाषा में वो समझते हैं उस भाषा की एक बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि उस भाषा में बताने की हमारे पास ना रिसोर्सेज है, ना क्षमता है, ना ज्ञान है, क्योंकि हम उस दिशा में वो पढ़ाई हमने करी नहीं। और रही बात उस तरह से उस ज्ञान को बताने के लिए जो संसाधन और धन लगना है, वो एक छोटे से मंत्रालय और छोटे से विभाग, प्रदेशों में विभाग है, उसको तो केवल जीवित रखने के लिए सरकारें जो हैं वो पसीना पसीना हो रही हैं। चलाने की बात और बढ़ाने की बात तो केवल उनकी जीवा और मुख पे ही रहती है। तो ऐसी परिस्थितियों में सबको इस ज्ञान को उनकी भाषा में समझने के लिए आगे आना और भारत के सम्मान को बढ़ाने के लिए उनकी भी उतनी ही जिम्मेवारी है। मैं ये दो निर्देश आपको देके मैं अपना आशीर्वचन देता हूं कि ये सतत शिक्षा कार्यक्रम हेतल बहन ने जो चालू कर रखा है बलदेव जी की प्रेरणा से, और विश्व आयुर्वेद परिषद इसके पीछे कारणभूत है। मैं सबको साधुवाद देता हूं। आपने मुझे यहाँ बुलाया और सहन किया, सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ अधिक बोल दिया हो तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब, आपने बिल्कुल बहुत सही बात बताई कि मुझे कई बार वही बात मैं अलग शब्दों में अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि मानवता के लिए, है ना, मानवता के लिए ये विषय वस्तु वैसे ही स्वीकार करने की जरूरत है, क्योंकि हम अपनी माँ को वरना सुबह सुबह पूछेंगे कि अच्छा आपने आज जो नाश्ता बनाया उसका एविडेंस क्या है कि ये मेरे शरीर के लिए बढ़िया रहेगा, और मूंग की दाल और रोटी क्या लिए दादी तेरे पास एविडेंस है कोई, है ना, और ये उड़द के लड्डू अभी ठंड में क्यों खाने हैं। बरसों से हम पारंपरिक भोजन का वैज्ञानिकता को समझकर हमारे पूर्वजों ने जो एस्टैब्लिश किया है, तो क्या हम खाना बंद कर दे, पिज्जा और बर्गर कर दे, और पिज्जा बर्गर का कौन सा एविडेंस है दुनिया के पास, वो तो पता ही है। तो हमारे ज्ञान की वैज्ञानिकता पहले ही सिद्ध हुई है और हमें उसको एज इट इज ही स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत बार ये विषय कहती भी हूँ कि चरक सुश्रुत पे कभी आक्षेप या प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए। और हम कहीं ना कहीं मिस कुछ जगह करके हमने रिसर्च करके देख लिया, जैसे आज के व्याख्यान में और आज से पूर्व के बहुत सारे व्याख्यान में सभी प्रस्तुतकर्ता ने यही बात बताई है कि जो भाव प्रकाश में लिखा था, चरक में लिखा है, सुश्रुत में लिखा है, वाग्भट या कोई भी संहिता उठा लीजिए, वो ही रिजल्ट आज मिल रहे हैं। तो 2, 5, 20, 25 आजादी के 70 साल से यही काम कर रहे हैं, तो अब वो बंद करना चाहिए और बहुत ज्यादा उमंग उत्साह से हमें मानवता की सेवा के लिए आगे आके और इस फील्ड में काम करना चाहिए, जिससे हम मिस कब तक देखते रहेंगे, आगे वाले अभी 70 साल और देखते रहेंगे कि हाँ आम वातारी गुगलू काम करता है, नवायस लो काम करता है, इस एस्पेक्ट से काम करता है, ये उसके बायोकेमिस्ट्री और ये वाला इन्वेस्टिगेशन है। तो मुझे लगता है कि बहुत हो गया, सच में बहुत हो गया। हमें इस विषय को लोगों तक पहुंचाने के लिए, और मैं कहती हूँ कि अभी जो उपस्थित जितने भी मेरे विद्यार्थी हैं वो सारे अपने से, अपने घर से, अपने आसपास से इस विषय को रखने की शुरुआत करनी चाहिए। और हम कहीं ना कहीं लोगों को अगर आयुर्वेद की उपादेयता समझा सकेंगे तो सच में हम जो चाहते हैं कि हम भारत के लोगों की पहली चॉइस बने, वो हमें पहले पूछे, क्योंकि वो उनके भी भले की बात है। ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, ये मानवता के लिए भी बहुत बढ़िया बात है कि धातु साम्यक और औषधों का जो एक कॉन्सेप्ट है कि दूसरों को उदीर्ण नहीं करना, और जो वास्तविक स्थिति है उसमें समन का एस्पेक्ट लेना, वो आयुर्वेद की औषधियों में है।
और हम उसको बहुत अच्छी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के व्याख्यान के लिए मैं अनूप सर के जैसे काफी समय से कहीं ना कहीं अलग-अलग मीटिंग्स में व्यस्तता थी, और आज जब ऐसे बिल्कुल 15 एक दिन पहले ये फाइनलाइज हो गया, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स के माध्यम से भी आपके लेक्चर्स के बारे में मैंने सुना है, और बहुत ही बढ़िया लगता है। तो मैं समझ रही थी कि आज ऑनलाइन भी हमें आपका ज्ञान से ज्ञान अर्जित करने का मौका मिलेगा, और वो सच में बहुत ही बढ़िया रहा। और मैं एक बात भी कहना चाहूंगी कि आप उन कुछ स्पीकर में से हैं कि जिन्होंने मेरे पे छोड़ा, कहते लिख देना सब्जेक्ट और जो लिखो वो बता देना, वो मैं बोल दूंगा। तो ये भी मैं सभी विद्यार्थियों को भी बताना चाहती हूँ कि कभी सीपी शुक्ला सर के बारे में ऐसा सुनते थे, विजय ठाकर साहब के बारे में ऐसा सुनते थे, तो आज डॉक्टर अनूप ठाकर भी वही सर है और जामनगर की वही परंपरा आप शुरू रख रहे हैं कि जामनगर में विजय ठाकर साहब और सीपी शुक्ला सर कब निकलेंगे। एक बार यहाँ जयपुर में चर्चा हो रही थी कि उन्हीं दो को नहीं, वो दोनों बहुत बड़े स्तंभ है, उनको सादर वंदन, और उनकी दोनों ही गुरुजनों की मेरे पे बहुत ही ज्यादा कृपा रही। तो मैं आज कह सकती हूँ कि हमारे पास अनूप सर जैसे भी आज जामनगर के पथ प्रदर्शक है कि जिनको अच्छा तुम बता देना, क्योंकि मैंने बहुत बार कहा, मैंने कहा सर आप बता दीजिए, टॉपिक बता दीजिए, सर क्या लिखूं, टॉपिक बता दीजिए, पोस्टर बनाना है। और आपने इतना, मैंने कहा सर फिर ये लिख दूं, कहते हाँ लिख दे। तो बहुत ही बढ़िया लगा। और आज के व्याख्यान के लिए विशिष्ट अतिथि के नाते डॉक्टर बलवीर सिंह संधू सर ने नो डाउट आज जो अनूप सर का व्याख्यान एक्सप्लेन किया बहुत ही बढ़िया लगा। मगर सर मुझे पता है आप बहुत अच्छे चिकित्सक हैं, मैंने गांव से इतनी दूर दूर से आपके पास वहां कुरुक्षेत्र में पेशेंट देखे हैं, और वो जब बताते थे ना कि सर 6 साल पहले ये ठीक किया था, और 4 साल पहले मेरी माँ का ये ठीक हुआ था, और आज मैं इसको लेके आया हूँ, तो सर हम वो सारी विधाएं और वो बातें और प्रेजेंटेशन आपसे सुनना चाहेंगे कि आप जब भी आपको समय मिले आप हमें इस ज्ञान यज्ञ में आहुति देकर हमें अनुग्रहित करें। और हम बिल्कुल कृतांजलि करके बैठे हैं सर, और बहुत सारे विद्यार्थी भी हैं जो ऐसा कह सकते हैं कि तैयार हलवा खाने के लिए बैठे हैं सर, कि आपने बना रखा है, बस हमें तो आस्वादन करना है। तो मैं चाहूंगी कि इस ज्ञान यज्ञ में आप आहुति देकर हमें अनुग्रहित करें, और सर आप कहेंगे उस हिसाब से हम इसको आयोजित कर लेंगे। आज के व्याख्यान के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय भाई साहब वैद्य करतार सिंह जी आप आए, और आपने हमें समय दिया। और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती रहती हूँ कि भैया ने ये ट्रक बढ़ाते हुए मुझे ये समझाया था, उस ट्रक के पत्तों को दिखा के ये बताया था, नागरमोथा लिख के ये बताया था। तो सच में ये बहुत ज्यादा विशेष बात है कि आपके व्याख्यान से मुझे हमेशा नई ऊर्जा मिली, और मुझे गायनी पढ़ते हुए हमेशा आपके शब्द याद आए। और मैं कुछ ना कुछ जब पेशेंट के माध्यम से सुनती हूँ तो मुझे हमेशा आपकी एक स्मरण होता है कि भाई साहब ने जैसे एक कुम्हार घड़ा बनाता है ना, इसी तरीके से जामनगर में पहले दूसरे और तीसरे साल में आपका सानिध्य रहा। बहुत सारी विषय में आपने मीन्स इसको पढ़ाई के साथ साथ सेवा भाव, हम अंध विद्यालय की चाहे स्टडी सर्कल में गए थे वहां, चाहे हम शाम को साइकिल लेके मंदिर जाते थे वहां, चाहे कैंपस में आप आते हुए जाते हुए या चाय पीते हुए पढ़ाते थे वहां, मीन्स मुझे हर एक पल वो याद है कि वहां हमें ज्ञान आपने दिया, हमने अर्जन किया, और उसका मैं कहीं ना कहीं हमेशा बहुत ज्यादा उपयोग में लाकर अपने स्टूडेंट तक भी पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। मुझे आप आज यहाँ आए और आपने बहुत अच्छे आशीर्वचन से हमें मैं तरोबतर कर दिया, ऐसे
मीन्स मेरे पास शब्द नहीं है कि आप आज समय निकाल सके, और मैं बिल्कुल अभी भी जी ऊंचा करके बैठी थी। मैंने कहा पता नहीं भाई साहब आप आएंगे, उनकी मीटिंग पूरी हुई कि नहीं हुई, और आपने समय निकाला। तो और दूसरा एक विषय मैंने भाई साहब से अभी कहा था, मैंने कहा भाई साहब आपका व्याख्यान कहते रख लेना। तो अनूप सर के साथ साथ ही है डॉक्टर सॉरी वैद्य करतार सिंह भैया कि जो विषय पे बोलना है बता देना। तो बहुत ही अच्छा लगा भाई साहब, आप आए, आप जब भी समय रहे आपको शुक्रवार को आप मुझे बताइएगा, तो हम जो भी स्पीकर दूसरे अगर बाई चांस होंगे ना, उनसे भी निवेदन कर लेंगे कि आपका थोड़ा आगे पीछे सरका लेते हैं, आपका वहां रख लेंगे हम व्याख्यान। क्योंकि यहाँ आहुति देने वाले हर एक स्पीकर इतने ज्यादा समझदार है, इतने ज्यादा विवेकशील है, इतने ज्यादा कि उन्होंने, मैंने कभी भी किसी को कुछ आगे आने के लिए कहा, कभी ऐसा भी रहा कि तो उन्होंने मेरा बहुत साथ निभाया है, और जिसके कारण ही आज हम अनवरत व्याख्यान माला में इस मुकाम को हासिल कर पाए हैं। तो मैं आप सभी का विश्वामित्र परिषद की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि आप हमारे निवेदन पर आप यहाँ आए। प्रोफेसर अनूप ठाकर सर, वैद्य करतार सिंह धीमान सर, और डॉक्टर बलबीर सिंह संधू सर, बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। और आज व्याख्यान में डॉक्टर मीनाक्षी जी, डॉक्टर अर्जुन सिंह बघेल, डॉक्टर गीता गर्ग और मोनालिसा जी, बहुत सारे विद्वान आए। पता है मीन्स मेरी अच्छी संख्या देख के मीन्स मुझे ऐसे लगता है कि डिनर नहीं मिलेगा तो चलेगा। आज अपने शुक्रवार की ये हालत रहती है। तो मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे विद्यार्थी इन बातों से अपने जीवन को प्रकाशित करें। मैंने बहुत बार पहले भी कहा है कि ये योग यहाँ काम करेगा, ये महत्वपूर्ण है, मगर फिर भी एक एक्स फैक्टर रहता है ना। क्योंकि मैं अभी देख रही थी कि कुछ बच्चों ने लेफ्ट कर दिया है ना। मुझे समझ में नहीं आता कि हो सकता है कुछ इतना जरूरी काम होगा या पता नहीं, है ना, कि वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं। सिर्फ 1+1 2 नहीं होता। चिकित्सा में 1+1 11 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, और माइनस में भी जा सकता है। मैं बहुत बार कहा है। तो आपको उस दृष्टिकोण को वहां सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि जैसे दादी और माँ मसालेदानी से बिना देखे फटाफट मसाले डालती है तो भी वो खाद्य वस्तु बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो वही एक चिकित्सा भी होती है कि आप किस भाव का कहाँ कैसे कितना उपयोग करते हैं, और कहाँ उसको वर्ज्य भी करते हैं। कुछ बातों को सही नहीं बताना भी एक बहुत बड़ी चिकित्सा का प्रकार रहता है। तो इस तरीके से मैं सभी विद्यार्थियों से निवेदन करती हूँ कि आप एक अनगढ़ंत पत्थर की तरह से हैं, और आप अपने अध्यापक को तराशने का मौका दीजिए। आप उन सारी बातों से अपने आप को आत्मसात करके एक बहुत अच्छी प्रतिमा बनने की ओर अग्रसर बनिए। भारत का भविष्य आपके तरफ बहुत ही विशेष दृष्टि से देखता है, और हमारे योगदान की आज बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम आयुर्वेद के लोग, हम क्या है, चरक का योगदान क्या है, चरक आज क्यों प्रासंगिक है, इस बात को समझाने की जिम्मेदारी आज हमारी है, और हमें वो करना चाहिए क्योंकि ये हमारा मौलिक कर्तव्य भी है। ये एक देश निष्ठा जैसा है, ये एक आयुर्वेद निष्ठा है। तो इन सभी बातों को कहते हुए मैं आज के व्याख्यान के लिए आप सभी जनों का बहुत ज्यादा हार्दिक धन्यवाद करते हुए आज के व्याख्यान के अंत में डॉक्टर भारती सामोता को शांति मंत्र के लिए आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर भारती। जी मैम, थैंक यू। इससे पहले डॉक्टर भारती अपना मंत्र बोले, मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सबसे प्रार्थना करूंगा कि आज हमारे गुरुजी थोड़ी कष्टपूर्ण स्थिति में चिकित्सा ले रहे हैं, तो उनके शीघ्र स्वास्थ्य की सभी लोग प्रोफेसर MS बघेल की शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए अपने अपने स्तर पर अपने अपने भगवान से प्रार्थना करें। जी भाई साहब, अवश्य अवश्य।
डॉक्टर भारती। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ॐ